आंख खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक टॉप अमीर खानदान के बड़े बेटे के शरीर में आ चुका हूं। लेकिन खुश होने का मौका भी नहीं मिला था कि एक मासूम चेहरे वाला कमीना लड़का पूरे शहर की मीडिया के सामने मेरी पत्नी को स्टेज पर पकड़कर किस करने लगा। मैं गुस्से में उठकर उसे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट को चुने हुए नायक के निशाने से बचते हुए कहानी के अंत तक जीवित रहना होगा। मेरे होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आ गई। उससे बचना पड़ेगा। मजाक है क्या? मेरे पास इतनी बड़ी बैकग्राउंड है और वो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ। ऐसा हीरो तो मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर मैं कोई पहले वाला दब्बू पति नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी के साथ रोमांस करेगा। सपने देख रहा है क्या? मैंने ठंडी नजरों से अपने आदमी की तरफ देखा। आधा लोग तैयार करो, 3 मिनट में मुझे जी बोर्ड की पूरी जानकारी चाहिए। उसके घर का कुत्ता किस नाम से भौंकता है वो भी। जी सर। आदा भले ही हैरान था, लेकिन तुरंत फोन निकालकर लोगों को आदेश देने लगा। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया, पैर पर पैर चढ़ाया और मेरी नजरें सीधे स्टेज पर जा टिकीं। मानना पड़ेगा, लियू रुयान वाकई बेहद खूबसूरत थी। गहरे नीले रंग की ड्रेस में उसकी सफेद चमकती त्वचा और नाजुक कंधे किसी परी जैसे लग रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा ठंडा, घमंडी और बेहद आकर्षक। कोई भी आदमी उसके लिए पागल हो जाए। यादों के मुताबिक वो हमेशा से बेहद घमंडी और अहंकारी औरत थी। स्टेज पर खड़ी लियू रुयान को शायद मेरी नजरों का एहसास हो गया था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। दिल में अजीब बेचैनी उठी। 5 साल से वो आदमी हमेशा डरा सहमा रहता था, लेकिन आज उसकी आंखें इतनी खतरनाक क्यों लग रही हैं? उसी वक्त काले कपड़ों में कई बॉडीगार्ड चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। लियू रुयान ने उन्हें देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वो मुंह परिवार का स्टाइल था। यहाँ तक कि उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी आ गई। बस आज की रात गुजर जाए, फिर मैं तलाक मांग लूंगी और अपनी असली मोहब्बत के साथ हमेशा के लिए रहूंगी। तभी धड़ाम, हॉल का दरवाजा जोर से खुला। एक सूट पहने हुए सभ्य दिखने वाला आदमी अंदर आया। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और वो प्यार भरी नजरों से सीधे स्टेज की तरफ देख रहा था। जी बोर्डर। लियू रुयान का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में तुरंत प्यार उमड़ आया। वो अपनी ड्रेस उठाकर बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागने लगी। पूरा हॉल दंग रह गया। लियू मैडम पागल हो गई हैं क्या? इतने बड़े अमीर पति को छोड़कर किसी और आदमी के पास भाग रही हैं। पत्रकारों के कैमरे पागलों की तरह चमकने लगे। इतना बड़ा स्कैंडल कौन छोड़ता? ठीक जब दोनों एक दूसरे को गले लगाने वाले थे, मैंने ठंडी आवाज में कहा, मारो इससे। जी बोर्डर कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे बॉडीगार्ड भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। धड़ाम, एक जोरदार फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया और कई कुर्सियां तोड़ता हुआ जा गिरा। लेकिन इससे पहले कि वो चीख पाता, मुकों और कुर्सियों की बारिश उस पर शुरू हो चुकी थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। ये तो लाइव इवेंट है और ये लोग सीधे मारपीट कर रहे हैं। लियू रुयान भी डर से कांप उठी। वो वहीं रुक गई और अविश्वास से मुझे देखने लगी। क्या ये वही आदमी था जो हमेशा उसकी हर बात मानता था? मूगे, तुम पागल हो गए हो क्या? उन्हें रोको। वो मेरे सामने आकर चीखने लगी, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाए। सिर्फ ठंडी आवाज में कहा, आदा, मुंह बंद करवाओ। आदा बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसने अपना बड़ा हाथ उठाया। चटाक, इतना जोरदार थप्पड़ पड़ा कि जी बोर्डर की चीख तक दब गई। लियू रुयान वहीं घूमकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। अब वो किसी खूबसूरत औरत से ज्यादा सूजे हुए चेहरे वाली गुड़िया लग रही थी। कुछ औरतें अगर समय पर न रोकी जाएं, तो सिर पर चढ़ जाती हैं, लेकिन मैं अब पहले वाला डरपोक आदमी नहीं था। लियू रुयान अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। 5 साल तक ये आदमी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, और आज उसी ने किसी से उसे थप्पड़ मरवा दिया। लेकिन अचानक उसे लगा, ये सब इसलिए है क्योंकि वो जल रहा है। यही सोचकर उसे फिर हिम्मत आ गई। वो खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मूगे, चलो तलाक ले लेते हैं। मैं हंस पड़ा। फिर जी बोर्डर की तरफ इशारा किया जो लगभग मरने वाला था। तुम्हें तो अपने पहले प्यार की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन तुम मुझसे तलाक की बात कर रही हो। लगता है तुम उससे उतना प्यार भी नहीं करती। लियू रुयान अचानक होश में आए। उसने पीछे देखा। जी बोर्डर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अगर मार जारी रही तो सच में उसकी जान जा सकती थी। वो तुरंत उसकी तरफ भागी, लेकिन मैं उससे भी तेज था। मैंने उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया। आह! वो सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। मुझे छोड़ो। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने उसे लोहे की तरह मजबूत बाहों में जकड़ लिया। फिर हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, 8 लोग, पूरा हॉल खाली करवाओ। इतना कहकर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसके सूजे हुए चेहरे पर रखा और बेहद शांत आवाज में कहा,
दर्द हो रहा है ना? तुम कमीने हो, मेरी अनुमति के बिना मुझे छू नहीं सकते। लियू रुयान दांत पीसते हुए बोली, उसकी आंखों में मानो किसी को निगल जाने वाली नफरत भरी थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, जरा शरीफ बनकर रहो, लेकिन मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चाहत थी। वरना तुम्हारा वो तथाकथित पहला प्यार आज सच में यहीं पे पिटकर मर जाएगा। ये धमकी तुरंत असर कर गई। लियू रुयान की आंखों की कठोरता पल भर में गायब हो गई। उसका गुस्सा टूट गया और वह अचानक एक बेबस मासूम लड़की जैसी दिखने लगी। तुम उसे छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? मैं हंस पड़ा। वाह, चेहरा बदलने की स्पीड तो ऑस्कर जीत सकती है। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया और सीधे उसे अपनी गोद में खींच लिया। मानना पड़ेगा, उसका शरीर बेहद नाजुक और मुलायम था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसे छोड़ना है, आसान है, मुझसे भीख मांगो। भाई मुंह अगर और मारा तो वो सच में मर जाएगा। मैंने कंधे उचकाए। मैंने थोड़ी मारा है, मुझे क्या? लियू रुयान गुस्से से कांप उठी, लेकिन मजबूर थी। आखिर उसने गहरी सांस ली और अपमान सहते हुए बोली, भाई मुंह प्लीज बोर्ड को छोड़ दो। नहीं नहीं। मैंने उंगली हिलाई और उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझे पसंद नहीं कि तुम उसका नाम लो। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम उसे कुत्ता कहो। लियू रुयान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसी को अपने मुंह से अपमानित करना उसके लिए बेहद दर्दनाक था। मैं उसकी होठों पर उंगलियां फेरते हुए बोला, जल्दी बोलो, वरना कुछ सेकंड बाद वो सच में मरा हुआ कुत्ता बन जाएगा। उधर से आती चीखें अब कमजोर कराहों में बदल चुकी थीं। लियू रुयान ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। उसके नाखून हथेलियों में धंस गए और पूरा शरीर कांप रहा था। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, भाई मुंह प्लीज उस कुत्ते को छोड़ दो। मैं ठंडी आवाज में बोला, इतनी धीरे, मुझे पति कहो। उसकी आंखों में अपमान और टूटन साफ दिख रही थी, लेकिन आखिर उसने चीखते हुए कहा, पति, उस कुत्ते को छोड़ दो। मैं जोर से हंस पड़ा। दिल का सारा गुस्सा जैसे निकल गया। मैंने हाथ हिलाकर कहा, रुको, अस्पताल भेज दो, इलाज का खर्च मैं दूंगा। फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मारना शुरू कर देना। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी भर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहे। लियू रुयान टूट चुकी थी। वो अचानक मेरी पकड़ से निकलकर चिल्लाए, तुम पागल हो, वो मेरा प्यार है, क्या तुम मेरे बारे में जरा भी नहीं सोच सकते? मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरी लंबी कद काठी का दबाव पूरे कमरे में फैल गया। उस कचरे को यहाँ से हटाओ। उसे देखकर घिन आती है, फर्श भी गंदा मत करना। बॉडीगार्ड्स तुरंत उस अधमरे आदमी को घसीटते हुए ले गए। पीछे सिर्फ खून का निशान बच गया। लियू रुयान अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मैंने अपने आदमी आदा की तरफ मुड़कर पूछा, सब साफ कर दिया? आदा तुरंत बोला, मास्टर मुंह, चिंता मत कीजिए, आज की बात बाहर नहीं जाएगी। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर लियू रुयान की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके बालिग होने के बाद जिन जिन लोगों से इसका संपर्क हुआ है, सबकी जानकारी निकालो। मुझे जानना है, किसी और आदमी ने इसे छुआ तो नहीं। जरा सा भी शारीरिक संपर्क हुआ हो तो भी चलेगा नहीं। मेरी यादों के हिसाब से वो अब तक साफ होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे सफाई पसंद है। मैं किसी इस्तेमाल की हुई चीज में दिलचस्पी नहीं रखता। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। लियू रुयान गुस्से से कांपने लगी, लेकिन तभी आदा ने सिर खुजाते हुए डरते डरते पूछा, मास्टर मुंह, अभी मैंने मैडम को एक थप्पड़ मारा था, वो भी शारीरिक संपर्क में गिना जाएगा क्या? ओह, वो नहीं गिना जाएगा। मेरे होंठ हल्के से फड़क उठे। सच कहूं तो बात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। आदा फिर झुककर बड़े उत्सुक चेहरे से पूछने लगा, मास्टर मुंह, अगर मैडम किसी से बिजनेस मीटिंग में हाथ मिलाएं, वो भी गिना जाएगा क्या? मैंने आंखें घुमाई। ऐसी सामान्य चीजें नहीं गिनी जाएंगी। मैं गलत तरह के संपर्क की बात कर रहा हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरे इस आदमी का दिमाग सच में खराब हो गया है? समझ गया मास्टर, मैं अभी पता लगवाता हूँ। आदा आदेश लेकर तुरंत चला गया। इन दोनों की अजीब बातचीत देखकर लियू रुयान पूरी तरह हैरान रह गई। मुर्गे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। जो आदमी पिछले 6 साल से उसके पीछे एक विनम्र आशिक की तरह घूमता रहा, वो अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या ये सब सच में सिर्फ जी बोर्ड की वजह से था? मैं धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। मैं क्या चाहता हूँ? मैं अचानक उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। लियू रुयान डरकर पीछे हटी गई, जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई। मैंने एक हाथ दीवार पर टिकाया और अपना लंबा शरीर उसके ऊपर झुका दिया। हमारी सांसें लगभग टकरा रही थीं। 5 साल। मेरी उंगलियां धीरे से उसके गाल पर फिसलने लगीं। पूरे 5 साल हो गए। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें खतरनाक ठंडक छिपी थी। पत्नी, मैं उसके कान के पास झुककर बोला, अब तो पति पत्नी वाले फर्ज निभाने चाहिए, है ना?
ली रुयान का दिमाग सुन्न पड़ गया। मुर्गे, तुमने वादा किया था। उसकी आवाज कांप रही थी। जब तक मैं खुद तैयार न हो जाऊं, तुम मुझे कभी हाथ नहीं लगाओगे। अब वो सच में घबरा चुकी थी। उसने गुस्से और शर्म से कांपते हुए कहा, तुम इतने बेशर्म कब से बन गए? मैं हंस पड़ा और उसके गाल थपथपाए। अच्छी बच्ची बनकर घर जाओ, नहा धोकर मेरा इंतजार करना। फिर मेरी आवाज अचानक ठंडी हो गई। और कोई चाल चलने की मत सोचना, वरना अंजाम तुम जानती हो। इतना कहकर मैं जोर से हंसा और आदा को लेकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही ली रुयान की टांगें जवाब दे गईं। वो सीधे जमीन पर बैठ गई। वो डर चुकी थी। अभी कुछ देर पहले मेरी आंखें सच में किसी भूखे दरिंदे जैसी लग रही थी, मानो अगले ही पल उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। वो घर पर कॉल करके मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उंगलियां डायल बटन तक पहुंचकर रुक गईं। मेरी जाते जाते कही धमकी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर उसने मुझे नाराज कर दिया तो शायद जी बोर्ड सच में मारा जाएगा। आखिर उसने भागने का विचार छोड़ दिया। वो खुद को संभाल कर खड़ी हुई, मेकअप ठीक किया और मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। बाहर 2 नौकरानियां पहले से इंतजार कर रही थीं। मैडम, मास्टर मू ने हमें आपको घर छोड़ने के लिए भेजा है। ली रुयान ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ उसने अभी फोन नहीं किया। दूसरी तरफ एक आलीशान रेस्टोरेंट में मैं लाखों की महंगी शराब ऐसे पी रहा था जैसे साधारण पानी हो। पिछली जिंदगी में ऐसे मजे कहाँ मिले थे। अब जब मैं एक टॉप अमीर घराने के वारिस के शरीर में आ चुका हूँ, तो ऐश क्यों न करूं। जहां तक कहानी की बात है, हीरो कौन है, विलेन कौन है, मुझे क्या। पहले जिंदगी का मजा लेना जरूरी है। तभी आदा एक फाइल लेकर आया। मास्टर मू, ये जी बोर्ड की जानकारी है। मैंने फाइल देखने की भी जरूरत नहीं समझी। सीधे मुख्य बात बताओ, मैं आराम से स्टेक आते हुए बोला। आदा तुरंत रिपोर्ट देने लगा। जी बोर्ड जी परिवार का दूसरा बेटा है। मैडम के साथ बचपन से बड़ा हुआ, लेकिन जिस लड़की से वो सच में प्यार करता था वो शाओ परिवार की बड़ी बेटी शाओ युए थी। वो भी एक तरफा प्यार में पागल था। कॉलेज के बाद वो उसके पीछे विदेश चला गया और पूरे 6 साल तक उसके पीछे घूमता रहा। पता नहीं अचानक क्यों वापस आया, लेकिन लौटे ही उसने मैडम से संपर्क किया। मैं हंस पड़ा। तो मतलब खुद बैकअप प्रेमी बनकर घूम रहा था और अब वापस आकर किसी और को इस्तेमाल करना चाहता है। विदेश वाली जानकारी? मैंने पूछा। जांच चल रही है, आदा बोला। वो फ्रीडम कंट्री और सकुरा कंट्री दोनों जगह रह चुका है। मू परिवार का इंटेलिजेंस नेटवर्क पहले ही काम पर लग चुका है। जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने संतोष से सिर हिलाया। मू परिवार की ताकत सच में कमाल की थी। बस अफसोस यही था कि मैंने ये उपन्यास पूरा नहीं पढ़ा था, वरना पहले से सब जानकर आसानी से खेल पलट देता। फिर मुझे कुछ याद आया। वैसे उसके कुत्ते का नाम क्या है? आदा थोड़ा सोचकर बोला, शायद लाइफ। मैं हंस पड़ा। कितना बेकार नाम है। या तो लाइफ या फिर मोती। अमीर लोग भी अजीब होते हैं। मैंने आखिरी घूंट लिया और मुस्कुराया। चलो घर चलते हैं, अपनी प्यारी पत्नी के साथ जिंदगी पर थोड़ा गहरा चर्चा करनी। स्पेशल हॉस्पिटल वार्ड। जी बोर्ड का सिर पट्टियों में इस तरह लिपटा था जैसे कोई मम्मी हो। सिर्फ आंखें और मुंह बाहर दिख रहे थे। बिस्तर के पास 2 लोग खड़े थे। भैया, आपको सच में नहीं पता किसने आपकी ये हालत की? जी शाओ शाओ अपने भाई की हालत देखकर परेशान थी। जी बोर्ड दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता। मैं तो बस फ्लाइट से उतरकर रुयान के लॉन्च इवेंट में गया था। पुरानी बातें करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे सिर पर बोरा डाल दिया। फिर बस मुंह के बरसने लगे। मैं चेहरा तक नहीं देख पाया। जी शाओ शाओ ने भौहें सिकोड़ ली। जियांग चेंग में रुयान के इवेंट में हमला करने की हिम्मत और किस में हो सकती है? तभी अब तक चुप खड़ा वू फान धीरे से बोला, क्या ये काम मास्टर मू का हो सकता है? चटाक, जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जी शाओ शाओ ने पलटकर सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। किसने तुम्हें मुझे शाओ शाओ कहने की इजाजत दी? वू फान ने जलते गाल को पकड़ लिया। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पल भर के लिए खतरनाक नफरत चमक उठी। लेकिन बड़े मकसद के लिए उसे सहना था। उसने गहरी सांस ली और तुरंत फिर से विनम्र चेहरा बना लिया। मैं बस ये कह रहा था कि पूरी दुनिया जानती है मास्टर मू रुयान दीदी को कितना प्यार करते हैं। वो पब्लिक इवेंट में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर भाई जी तो रुयान दीदी का पहला प्यार है। 2 थप्पड़ खाने के बाद उसका चेहरा सूज चुका था, लेकिन वो सिर झुकाए चुप खड़ा रहा। 2 साल से जी परिवार में दामाद बनकर रहने के दौरान वो ऐसे अपमान झेल झेल कर थक चुका था। फिर भी उसे सहना था। जी शाओ शाओ ने लंबी सांस ली। भैया, आप आराम करो, मैं जाकर रुयान दीदी से बात करती हूँ। इतना कहकर वो हाई हील्स की आवाज के साथ बाहर निकल गई। वो फान भी पालतू कुत्ते की तरह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। अब कमरे में सिर्फ पट्टियों में लिपटा जी बोर्ड बचा था। उसे बेहद गुस्सा और बेइज्जती महसूस हो रही थी। 6 साल विदेश में ऐश करने के बाद वापस लौटा और प्रेमिका से ठीक से मिल भी नहीं पाया कि ये हाल हो गया। क्या सच में ये काम मास्टर मू का था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुयान ने खुद कहा था कि वो आदमी बस एक आज्ञाकारी प्रेमी है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। चारों तरफ देखकर उसने मुश्किल से फोन निकाला और एक एन्क्रिप्टेड नंबर डायल किया। इस बार वो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, एक रहस्यमयी संगठन के मिशन के लिए देश लौटा था। जब तक सांस चल रही है उसे वो मिशन पूरा करना ही था। लेकिन उसे क्या पता था,
अस्पताल लाते समय ही मेरे लोगों ने उसके फोन में निगरानी डिवाइस डाल दिया था, और इस वक्त भी कमरे के बाहर कोई उस पर नजर रखे हुए था। रुयान विला, ये वही घर था जो मेरी बड़ी बहन ने हमारी शादी के वक्त तोहफे में दिया था। वो इस दुनिया में अकेली इंसान थी जो सच में मेरी परवाह करती थी। एक काली लग्जरी कार धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा खोला। मैं कपड़े ठीक करते हुए अंदर दाखिल हुआ। सोफे पर लियू रुयान सीधे बैठी थी। चेहरे की सूजन अब काफी कम हो चुकी थी। महंगे मेकअप ने उसकी पहले वाली बेबस हालत छिपा दी थी। मैं मुस्कुराया। अच्छा है, मुझे आज्ञाकारी औरतें पसंद हैं। हालांकि मेरी आंखों में बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं थी। लियू रुयान मुझे घूरते हुए बोली, मुर्गे, तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो गुस्से से कांप रही थी। विला लौटने के बाद से उसे पूरी तरह नजरबंद कर दिया गया था। नौकरानियां उसकी सेवा कर रही थीं। डॉक्टर दवाइयां लगा रहे थे। यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती नहलाया भी गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बलि के लिए तैयार किए जा रहे मेमने को साफ किया जा रहा हो, जिसे जल्द ही भेड़िया निगल जाएगा। मैं उसके पास गया और उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। तो बताओ, मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुम्हें पुराना वाला मैं पसंद था या अभी वाला? दोनों में से कोई नहीं, उसने बिना सोचे जवाब दिया। मैं हल्का हंसा, फिर अचानक उसकी ठुड्डी जोर से पकड़ ली। मैं उसका चेहरा अपने बेहद करीब ले आया। मेरी मौजूदगी का दबाव उसे पूरी तरह जकड़ चुका था। मैं तुम्हें दोबारा सोचकर बोलने का एक मौका देता हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं। पूरा शरीर कांपने लगा। आखिर डर के मारे उसने धीरे से कहा, मुझे पहले वाले तुम पसंद थे। मैंने उसका चेहरा झटके से छोड़ दिया। वो आदमी मर चुका है। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। मेरी आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। सुन लो, आज से तुम सिर्फ मुंह परिवार की पूरी टाइम पत्नी बनकर रहोगी। कंपनी अब मेरे लोग संभालेंगे। लियू रुयान की आंखें फैल गईं। क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मुर्गे, मैं साफ कह रही हूँ, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कंपनी, उसकी जिंदगी, वो कंपनी लियू रुयान की 5 साल की मेहनत थी, और इस घर में उसकी आखिरी पहचान भी। मैं सोफे पर हाथ टिकाकर उससे तिरछी नजर से देखते हुए बोला, लियू रुयान, तुम एक बात भूल रही हो। मैं तुम्हारे साथ चर्चा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये शब्द सुनते ही उसके अंदर की सारी ताकत जैसे टूट गई। उसने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब तक उसकी सोच कितनी बेवकूफ़ी भरी थी। कुछ देर पहले लॉन्च इवेंट में वो अब भी सोच रही थी कि कंपनी के सहारे मुझसे तलाक ले सकती है। लेकिन अब उसे समझ आ गया, पिछले 5 सालों में मेरा झुकना और उसका कहना मानना असल में सिर्फ एक भ्रम था। जैसे ही ये सोया हुआ शेर जागा, उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची। वो बेबस होकर सोफे पर गिर गई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मैं उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। वाह, ये डरी हुई आंखें मुझे बहुत पसंद हैं। ऐसे ही बनाए रखना। इतना कहकर मैं फिर उसकी तरफ बढ़ा। तुम क्या करने वाले हो? लियू रुयान डरी हुई बिल्ली की तरह पीछे हटने लगी। मैं मुस्कुराया। क्या करूंगा, जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बात खत्म होते ही मैंने उसे खींचकर अपनी बाहों में कैद कर लिया। एक हाथ उसकी पतली कमर पर कस गया। मुझे छोड़ो। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे लिए उसकी ये कोशिशें किसी नखरे जैसी थीं। मैं हंसते हुए बोला, पति अपनी पत्नी को गले लगाए तो उसमें गलत क्या है? इतना क्यों भाग रही हो? मैंने पकड़ और कस दी। अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। मुर्गे, तुम मुझे छू नहीं सकते। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। पुलिस? मैं हंस पड़ा। जियांग चेन की बिजनेस क्वीन मुझे, एक टॉप अमीर घराने के वारिस को पुलिस से डराएगी? इस कहानी का लेखक आखिर सोच क्या रहा था? मैं उसके कान के पास झुककर बोला, तुम बुलाकर तो देखो। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी आदा जल्दी से अंदर आया। मास्टर मू जी परिवार की तीसरी बेटी जी शाओ शाओ आई हैं। मैं हल्का सा रुका। जी शाओ शाओ, लियू रुयान की सबसे अच्छी दोस्त, और उस बदकिस्मत जी बोर्डर की बहन। लगता है हिसाब लेने आए हैं। मैंने लियू रुयान को छोड़ दिया और आराम से वापस सोफे पर बैठ गया। उन्हें अंदर भेजो। कुछ देर बाद जी शाओ शाओ अंदर आए। उसके पीछे एक डरपोक सा आदमी खड़ा था। मास्टर मू, रुयान दीदी। उसने विनम्रता से अभिवादन किया। मैंने हल्का सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर उसके पीछे खड़े आदमी पर टिक गई। अजीब बात थी, मूल मालिक की यादों में इस आदमी का कोई जिक्र नहीं था। मैंने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। ये कौन है? जी शाओ शाओ ने शांत आवाज में जवाब दिया। ये हमारे जी परिवार का घर जमाई है। नाम है वूफान। लेकिन घर जमाई शब्द सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। घर जमाए, ड्रैगन किंग? मैंने तुरंत पूछा। कितने समय से शादी करके यहाँ रह रहा है? जी शाओ शाओ थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर भी बोली, 2.5 साल से। मेरे दिमाग में अलार्म बज उठा। 2.5 साल तक अपमान सहकर भी शांत रहना। ये तो क्लासिक ड्रैगन किंग कहानी वाला हीरो था। मुझे अचानक सब समझ आने लगा। ये कोई साधारण रोमांस कहानी नहीं थी। ये तो अलग ही लेवल की कहानी बन चुकी थी। अगर वूफान सच में वही ड्रैगन किंग टाइप हीरो है,
तो जी बोर्ड भी कोई मासूम नहीं हो सकता। और इस हिसाब से मैं खुद उस कहानी का सबसे बड़ा विलेन बन चुका था, जिसे आखिर में हीरो सबके सामने बेइज्जत करता है। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। दिलचस्प, अगर मुझे विलेन का रोल मिला है तो फिर मैं नियमों से क्यों खेलूं? पहले वार करने वाला हमेशा फायदा उठाता है। मैंने वूफान को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चटाक जी शाओ शाओ ने पलटकर वूफान को थप्पड़ मार दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरा थप्पड़ भी पड़ गया। दो लाल निशान तुरंत उसके चेहरे पर उभर आए। मैंने ध्यान से उसकी मुठ्ठियां देखी। उसकी नसें उभर चुकी थीं। आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब तो पक्का हो गया, ये वही सब सहने वाला छुपा हुआ हीरो था। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, इसे बाहर निकालो। आदा तुरंत समझ गया और आगे बढ़कर उसे बाहर ले गया। वूफान जाते जाते जी शाओ शाओ को एक गहरी नजर से देखता रहा, लेकिन वो पूरी तरह गया नहीं। वो विला के बाहर खड़ा रहा। दूसरी मंजिल की खिड़की से मैंने उसे देखा। उसकी आंखें अचानक बेहद तेज हो गईं। होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। पूरा शरीर हत्या की भावना से भरा हुआ लग रहा था। तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ ने उसका पूरा खतरनाक आभा तोड़ दिया। आदा गुस्से में चिल्लाया, अबे ये कैसी आंखें दिखा रहा है? उसने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। वूफान का चेहरा तुरंत फिर से बेवकूफ और मासूम लगने लगा। तूने मुझे मारा, वो दांत भींच कर बोला। आदा ने फिर थप्पड़ मार दिया। मारूंगा, तेरे जैसे निकम्मे आशिकों को ही मारता हूँ। वूफान बचना चाहता था, लेकिन तभी उसने दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। वहां मैं खड़ा था। उसने तुरंत खुद को रोक लिया। उसे सहना था। चटाक, इस बार उसका चेहरा सच में सुअर जैसा सूज गया, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। अपनी आंखों की नफरत का एक कतरा भी बाहर नहीं आने दिया। मैंने खिड़की से नजर हटाई और ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे जी परिवार का ये दामाद सच में कछुए जैसा है। इतनी बेइज्जती के बाद भी चुपचाप सहता जा रहा है। जी शाओ शाओ ने तिरस्कार से होंठ मोड़े। खून, बेकार इंसान। अगर दादाजी जबरदस्ती शादी न करवाते तो ऐसा कचरा हमारे घर के दरवाजे तक आने लायक नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सब समझ रहा था। कहानी के हिसाब से ऐसे लोग आखिर में ही सबसे खतरनाक निकलते हैं। 3 दिन बाद होने वाली दादी की जन्मदिन दावत में ये पहले जी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, फिर सबके सामने मुझे नीचा दिखाएगा। मैं मन ही मन हंसा। मुझे कुचलना चाहता है। मेरी आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। पहले मैं इसका पूरा ड्रैगन किंग खेल खत्म कर दूंगा। मैंने तुरंत आदा को बुलाया और धीरे से कुछ आदेश दिए। कमरे के अंदर जी शाओ शाओ ने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, रुयान दीदी, आखिर मेरे भाई को मारा किसने? लियू रुयान थकी हुई सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसकी आवाज बीमार बिल्ली जैसी कमजोर थी। मास्टर मु, उसे लॉन्च इवेंट का वो दृश्य याद आ गया, जहां जी बोर्डर को बेरहमी से पीटा जा रहा था। उसका दिल दर्द से भर उठा, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था। उसे सच में डर लगने लगा था कि कहीं मैं पागल होकर जी बोर्डर को मरवा ना दूं। क्या? जी शाओ शाओ सदमे में मुंह ढककर खड़ी रह गई। लेकिन वो तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे पता नहीं कि मेरा भाई तुम्हारा पहला प्यार है। लियू रुयान कड़वी हंसी हंसी। उसे सब पता है। उसने अपने सूजे हुए गाल की तरफ इशारा किया। देख लो, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। ये सुनकर जी शाओ शाओ के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। अगर मैं लियू रुयान तक पर हाथ उठा चुका हूँ, तो इसका मतलब साफ था, मैं अब उससे प्यार नहीं करता। वो आदमी जो पहले उसकी हर बात मानता था, अब बदल चुका था। और अगर मैं सच में उससे दूर हो रहा हूँ, तो जी शाओ शाओ के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। उसकी आंखें चमकने लगीं। सुंदरता में वो खुद को लियू रुयान से कम नहीं मानती थी। और उसके हिसाब से उसकी शादी तो नाम की थी। वूफान जैसा निकम्मा आदमी आज तक उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाया था। धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगा। 3 दिन बाद दादी की बड़ी दावत थी। अगर उसी दिन वो सबके सामने वूफान को बेइज्जत करके रिश्ता खत्म कर दे, तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट जाएगी। फिर वो खुलेआम मेरी तरफ बढ़ सकती थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सारी दौलत और ताकत अब मेरी होने वाली है? सोचते सोचते उसके चेहरे पर अनजाने में विलेन जैसी मुस्कान आ गई। लियू रुयान ने वो नजर तुरंत पकड़ ली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वो समझ चुकी थी, जी शाओ शाओ क्या सोच रही है। मेरी जगह लेना चाहती हो? सपने देखना बंद करो। लियू रुयान ठंडी आवाज में बोली, अभी मेरा और मुर्गे का तलाक नहीं हुआ है। हम दोनों एक जैसी औरतें हैं। मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। जी शाओ शाओ तुरंत मुस्कुरा दी। अरे रुयान दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मास्टर मु को फिर से आपकी तरफ कैसे किया जाए। हालांकि अंदर ही अंदर वो सतर्क हो गई थी। सच है, तलाक अभी हुआ नहीं था। शायद मैं सच में लियू रुयान से प्यार करना बंद नहीं किया हो। उसे अभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लियू रुयान ने ठंडी सांस ली और बात बदल दी। तुम जी बोर्डर से मिलकर आए? हाँ, जी शाओ शाओ ने लापरवाही से कहा।
पूरा मम्मी बन चुका है, लेकिन मरेगा नहीं। पहले वो अपने भाई का बदला लेने की सोच रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सब मैंने किया है, उसने तुरंत विचार बदल दिया। ठीक ही हुआ, तभी उसके दिमाग में अचानक एक जहरीला प्लान आया। अगर लियू रुयान अब भी उसके भाई को लेकर परेशान है, तो क्यों न इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। बस मुझे दोनों के बीच कोई गलतफहमी दिख जाए, चाहे कितनी छोटी क्यों न हो। उनकी शादी की पूरी इमारत टूट सकती थी, और उसके बाद मिसेज मू की जगह उसकी हो सकती थी। जी शाओ शाओ ने धीरे से कहा, रुयान दीदी, क्या आप मेरे भाई से मिलना चाहती हैं? उसकी आवाज किसी मीठे जहर जैसी थी। लियू रुयान ने लगभग तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। लेकिन मुर्गे मुझे बाहर नहीं जाने देगा। उसके दिल में जी बोर्डर से कहने के लिए बहुत कुछ था। भले सिर्फ एक बार उसे देखना ही क्यों ना हो। जी श्याओ श्याओ तुरंत बोली, तो चलिए अभी चलते हैं। अब लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाए। उसने जी श्याओ श्याओ का हाथ पकड़ा और दोनों जल्दी से नीचे भागी। नीचे हॉल में मैं सोफे पर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। आधा किसी पहरेदार की तरह मेरे पास खड़ा था। तभी लियू रुयान धीरे धीरे आगे आए। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मुर्गे, श्याओ श्याओ मुझे कुछ खरीदारी के लिए बाहर ले जाना चाहती है। क्या मैं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस वक्त मैंने लियू रुयान की तरफ ठीक से देखा तक नहीं। बस हाथ हिलाकर कहा, जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना। अब मेरी असली परेशानी कोई और थी। वूफान तभी आधा गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट लेकर आया। मास्टर मू, सब पता चल गया। वूफान जियांगचेन के वू परिवार का इकलौता बचा हुआ वारिस है। 18 साल पहले उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। वो भागकर अफ्रीका चला गया और 2.5 साल पहले अचानक वापस आकर जी परिवार का घर जमाई बन गया। मैंने उंगलियां घुटने पर थपथपाई और हल्का हंसा। परिवार खत्म, अफ्रीका भागना, फिर राजा बनकर लौटना और अमीर घराने में चुपचाप दामाद बनकर रहना। मैं हंस पड़ा। ये तो पूरा का पूरा ड्रैगन किंग वाला प्लॉट है। बिना देखे ही कह सकता हूँ, उसका वो तथाकथित ड्रैगन किंग पैलेस भी अफ्रीका के किसी कोने में होगा। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। आधा उसकी विदेश वाली जिंदगी की जड़ तक खोद डालो। एक दिन के अंदर मुझे सब चाहिए, यहाँ तक कि उसने कितने कुत्ते पाल रखे थे उनके नाम भी। आधा तुरंत बोला, समझ गया मास्टर, कल इसी वक्त पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। मैंने संतोष से सिर हिलाया। ड्रैगन किंग हो तो हो, लेकिन बिना अपने संगठन के जियांगचेन में वो सिर्फ सड़क का कुत्ता है। उधर अस्पताल में लियू रुयान, जी शाओ शाओ और वूफान जल्दी जल्दी कमरे में घुसे। जैसे ही लियू रुयान ने बिस्तर पर पट्टियों में लिपटे इंसान को देखा, वो भावुक होकर दौड़ी बोर्ड। लेकिन अगले ही पल वो आदमी डरकर पीछे हट गया। मिसेज मू, क्या आप मुझे मरवाना चाहती हैं? लियू रुयान और जी शाओ शाओ दोनों हैरान रह गईं। उस आदमी ने पट्टियां हटाईं और नीचे एक बिल्कुल अनजान चेहरा निकला। ये जी बोर्डर नहीं है। वो आदमी ठंडी हंसी हंसा। मिसेज मू, आप उस कुत्ते को ढूंढ रही हैं ना? मास्टर मू उसे पहले ही दूसरी जगह भेज चुके हैं। लियू रुयान की आवाज कांप गई। वो कहाँ है? आदमी ने धीरे से कहा, अगर आप जिद करके मिलना चाहती हैं, तो दूसरी मंजिल के शवघर में देख लीजिए। ये सुनते ही जैसे उस पर बिजली गिर गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई। अगर शवघर में है, तो क्या वो सच में मर चुका है? उसकी आंखों में पूरी निराशा भर गई। मैं समझ गई। आखिर वो टूटे दिल के साथ मुड़ गई। लेकिन जी शाओ शाओ वहीं खड़ी रही। उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा, और मैं? आदमी अचानक मुस्कुराया। मिस जी, आप तो मिल सकती हैं। इतना कहकर वो झुका और सीधे बिस्तर के नीचे से जी बोर्डर को ऐसे घसीटकर बाहर निकाला जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। भैया, जी शाओ शाओ चीखते हुए दौड़ी। उसने जल्दी से उसकी सांसें जांची। जिंदा है। उसने मुश्किल से उसे वापस बिस्तर पर लिटाया। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा नहीं हुई, बल्कि वो सोचने लगी, इस हालत का इस्तेमाल करके 3 दिन बाद दादी की दावत में कैसे लियू रुयान और मेरे रिश्ते को तोड़ा जाए। दरवाजे पर खड़ा वूफान ये सब देख रहा था। उसकी पत्नी का अपमान, उसके साले को कुत्ते की तरह घसीटना। अब उसका गुस्सा फूटने लगा था। चाहे मू परिवार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वो ड्रैगन किंग होकर भी चुप रहेगा? उसने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, अपने मालिक से कहना 3 दिन बाद वूफान खुद मिलने आएगा। चटाक। बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। वो गुस्से में पलटा ही था कि चटाक। इस बार थप्पड़ जी शाओ शाओ ने मारा। उसका पहले से सूजा चेहरा और लाल हो गया। उसके साथ ड्रैगन किंग का घमंड भी टूट गया। जी शाओ शाओ गुस्से से चिल्लाए, तू आखिर है क्या? एक घर जमाए और तू मास्टर मू को धमकी देगा? अगर तूने उन्हें नाराज किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। अब कमरे में सिर्फ वूफान अकेला रह गया। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से बंधी थी कि नाखून हथेली में धंस गए। खून उंगलियों से टपकने लगा। गले की नसें उभर आईं, लेकिन उसने खुद को रोका। सहन करना होगा। अगर इतनी बेइज्जती भी नहीं झेल पाया तो कैसा ड्रैगन किंग। उधर रुयान विला के जिम में मैं पसीने में डूबा एक्सरसाइज कर रहा था। हालांकि इस शरीर की बुनियाद अच्छी थी, लेकिन मुझे और मजबूत बनना था, चाहे आत्मरक्षा के लिए या फिर मैं मन ही मन हंसा।
कुछ बेडरूम वाली लड़ाइयों के लिए। मैंने तौलिए से पसीना पोंछा और मन ही मन शिकायत कि दूसरे लोग कहानी में आते हैं तो उन्हें सिस्टम, सुपर पावर या जादुई तकनीक मिलती है, और मुझे बस एक सूखा सा जिंदा रहो मिशन, कोई खास ताकत तक नहीं। तभी आदा मुझे देखकर हैरान रह गया। मास्टर मुंह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप जिम कर रहे हैं? उसके लिए ये बहुत अजीब था, क्योंकि पिछले 5 सालों में मैं सिर्फ एक चिपकू आशिक की तरह जीता रहा था। मैं हंस पड़ा। शरीर ही असली पूंजी है, और भविष्य की रंगीन जिंदगी की भी। मेरी शरारती मुस्कान देखकर आदा के चेहरे पर भी खुशी आ गई। उसके लिए आज वाला मैं उस पुराने कमजोर इंसान से कहीं बेहतर था। तभी ऊंची हील्स की तेज आवाज ने पूरे जिम की शांति तोड़ दी। तभी तेज हाई हील्स की आवाज ने जिम की शांति तोड़ दी। टक टक टक। लियू रुयान गुस्से से भरी अंदर घुसी। उसने आते ही मेरी तरफ उंगली उठाई जैसे फट पड़ने वाली हो, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। मैं पहले ही हंस पड़ा। ओहो, उस पराये मर्द से मिलकर वापस आ गई। मुर्गे, आखिर तुम चाहते क्या हो? लियू रुयान लगभग पागलों की तरह चिल्लाए। आदा ने तुरंत स्थिति समझ ली। वो चुपचाप पीछे मुड़ा और कान ढक लिए। मैं बस ठंडी हंसी हंसता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, इतना करीब कि दोनों की सांसें महसूस होने लगी। अचानक मैंने उसका ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठा दिया। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। ध्यान से सुनो, अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम उस जी बोर्ड नाम के कुत्ते से मिलने गई हो, तो मैं पूरे जी परिवार और लियू परिवार को उसके साथ दफना दूंगा। लियू रुयान का पूरा शरीर कांप उठा। वो डरकर कई कदम पीछे हट गई, क्योंकि मेरी आंखों में मजाक नहीं था, वो असली हत्या की चेतावनी थी। और वो जानती थी मेरे पास सच में दोनों परिवार मिटा देने की ताकत थी। उसने सिर झुका लिया। मां, मुझे समझ आ गया। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। मैंने हाथ झटक दिया। अब दफा हो जाओ और जाकर सोचो गलती कहाँ की है। इतना कहकर मैं फिर एक्सरसाइज करने लगा। लियू रुयान ने होंठ काट लिए। दिल अपमान से भर चुका था। कभी यही शब्द वो मुझे सुनाया करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसके पास किसी से मिलने की आज़ादी तक नहीं बची थी, और ऊपर से उसे अपनी गलती पर सोचने को कहा जा रहा था। अगले दिन लियू कंपनी का कॉन्फ्रेंस रूम। कमरे का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं आराम से मुख्य कुर्सी पर बैठा था। मेरे पीछे आदा खड़ा था, और मेरी बगल में एक बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरत महिला खड़ी थी। वो मुंह परिवार के ट्रेनिंग कैंप से निकली टॉप एजेंट थी। मैंने दोनों हाथ मेज पर रखे और पूरे कमरे पर नजर डाली। आज से मैं लियू रुयान की जगह संभालूंगा। अब कंपनी की हर रिपोर्ट सीधे मुझे दी जाएगी। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कमरा चुप हो गया। सब लोग हैरान थे, लेकिन मेरे सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सिवाय एक बेवकूफ के। अचानक एक आदमी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम बोल दोगे और कुर्सी मिल जाएगी, उसने ठुड्डी ऊंची करते हुए कहा। तुम होते कौन हो? मेरी दूसरी बहन कहाँ है? उसे खुद आकर बोलने दो। मैं हल्का हंसा। लो, हर कहानी में ऐसा बेवकूफ साइड विलेन जरूर होता है। बर्फ जैसी ठंडी महिला ने उसे देखा। तुम कौन हो? वो आदमी थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, मैं खरीद विभाग का हेड हूँ, लियू रुयान का चचेरा भाई लियू यान। महिला ने ठंडी आवाज में कहा। एक खरीद विभाग का मैनेजर, और यहाँ बोलने की हिम्मत। तभी HR विभाग का आदमी डरते डरते खड़ा हुआ। मास्टर मुखिया, ये सच में करना है? अगर मैडम लियू नाराज हो गई तो? मैंने आंख तक नहीं उठाई। उसकी बात मेरी बात है, और जहां तक लियू रुयान की बात है, उसे अब ऐसी छोटी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना सुनते ही HR हेड ने तुरंत मोबाइल निकाल लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। लियू यान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह लियू रुयान को फोन मिलाने लगा, लेकिन हर बार सिर्फ ठंडी मशीन आवाज सुनाई दी। स्विच ऑफ। उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ये विभाग कंपनी का सबसे मलाईदार पद था। अगर ये गया तो सब खत्म। अचानक उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। वो लगभग घुटनों के बल मेरी तरफ भागा। जीजा जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बेकार में मुंह खोल दिया। इस बार माफ कर दीजिए। वो मेरे पैरों तक पहुंचने ही वाला था कि एक बड़ा हाथ उसके सामने आकर रुक गया। आदा बिना भाव के उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। भाई, अगर तुम्हारा पैर एक कदम और आगे बढ़ा तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। लियू यांग वहीं जमकर खड़ा रह गया। उसका एक पैर अभी भी हवा में था, लेकिन डर के मारे नीचे रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर मैं अब भी सिर झुकाकर मोबाइल से खेल रहा था, उसे देखने लायक भी नहीं समझा। तभी HR मैनेजर धीरे से बोला, मास्टर मु, आदमी को कंपनी से निकाल दिया गया है। बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उस महिला ने कहा। अब निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। लियू यांग के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर उसने मदद की उम्मीद में आदा की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, भाई, अब क्या मैं पैर हिला सकता हूँ? अचानक आदा गरजा, दफा हो जा। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। लियू यांग डर के मारे लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो चिपकू आशिक पागल हो गया है।
उधर लियू परिवार की हवेली में लियू फैंग ने फोन रखा और माथा सिकोड़ लिया। बेटे को नौकरी से निकाल दिया, कंपनी की ताकत भी छीन ली। आखिर रुयान कर क्या रही है? वो तुरंत अपने दूसरे भाई के स्टडी रूम में घुसा। भैया, बड़ी मुसीबत हो गई, मुझे लगता है रुयान को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। डेस्क के पीछे बैठे लियू लेई ने ये सुनकर बस हल्की हंसी हंसी। मुसीबत? पूरी दुनिया जानती है कि मास्टर मू रुयान को हथेली पर रखता है। वो शायद बस बिजी होगी। लेकिन लियू फैंग बेचैन था। पर लियू यान को निकाल दिया गया। ये हमारे पूरे लियू परिवार की बेइज्जती है। इस बार लियू लेई का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। ठीक है, मैं खुद रुयान विला जाकर देखता हूँ। देखते हैं उस चिपकू आशिक को इतनी हिम्मत किसने दी। दूसरी तरफ मैं वापस रुयान विला लौट चुका था। कंपनी की तरफ अब मुझे चिंता नहीं थी। वहां वो बर्फीली महिला बैठी थी, जो बाकी लोगों के लिए किसी डायमेंशन क्रश जैसी थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी इस विला की सुरक्षा की। मैं कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, आदा, सिक्योरिटी बढ़ा दो। आज मेरी दाईं आंख लगातार फड़क रही है। मेरी आवाज गंभीर थी। आदा तुरंत समझ गया। जी मास्टर, मैं अभी आयरन स्पिरिट कैंप के लोगों को बुलाता हूँ। मैंने हल्का सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। आयरन स्पिरिट कैंप, नाइट शैडो हॉल, 7 किल्स हॉल, ये तीनों मू परिवार की सीक्रेट डेथ स्क्वाड थी। बचपन से तैयार किए गए वफादार हत्यारे। मैं मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। ये लेखक भी कमाल है, मुझे इतना खतरनाक बैकग्राउंड दिया है। क्या सिर्फ इसलिए कि बाद में कोई ड्रैगन किंग आकर मुझे रोन सके? मजाक लगता है। इतनी ताकत होने के बाद भी अगर मैं एक अधूरे ड्रैगन किंग को नहीं कुचल पाया, तो सच में कहीं जाकर सिर फोड़ लेना चाहिए। कुछ देर बाद मैं पीछे के लॉन में आराम से झूलने वाली कुर्सी पर लेटा था। हल्की धूप पूरे शरीर पर पड़ रही थी। मैंने आदेश दिया, लियू रुयान को बुलाओ। कुछ देर बाद एक हल्की खुशबू हवा में तैरती हुई आई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और एक पल के लिए सांस तक रुक गई। लियू रुयान शैंपेन रंग की फिट ड्रेस पहने खड़ी थी। पतली कमर, हाई वेस्ट डिजाइन और नीचे मछली की पूंछ जैसी लहराती स्कर्ट। गले के पास लगे मोती हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी खूबसूरती अपने चरम पर थी। मैं मन ही मन हंसा। कोई हैरानी नहीं कि असली मालिक 5 साल तक इसका दीवाना बना रहा। ऐसी औरत को कौन नजरअंदाज कर सकता है? लियू रुयान ने ठंडी आवाज में पूछा, मास्टर मू, आपने बुलाया क्यों? कंपनी छिन जाने के बाद अब वो पिंजरे में बंद टूटी हुई चिड़िया जैसी हो चुकी थी। इस विला के बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं बची थी। मैंने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और आलस से कहा, इधर आओ, मेरी मसाज करो। तुम। लियू रुयान की खूबसूरत आंखें फैल गईं। चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या? मेरी आवाज अचानक ठंडी हो गई। मैं अपनी बात दूसरी बार नहीं दोहराता। पास खड़ी नौकरानी तुरंत समझ गई। वो फौरन एक स्टूल लाकर रख गई। लियू रुयान ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। बचपन से वो हमेशा राजकुमारी की तरह पली थी, कभी खुद पानी तक नहीं उठाया। और आज उसे उसी आदमी की मसाज करनी पड़ रही थी जिसे वो कभी चिपकू आशिक समझती थी। ये उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। लेकिन मेरी गहरी और खतरनाक आंखें देखकर वो डर गई। आखिर उसने धीरे से अपनी ड्रेस संभाली और अनमने मन से बैठ गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे कंधों पर आकर रुकी। मसाज शुरू हुई, लेकिन उसकी हरकतें बेहद अनाड़ी थीं। कभी जोर ज्यादा, कभी बिल्कुल हल्का। तकनीक नाम की चीज ही नहीं थी। फिर भी मैंने शिकायत नहीं की। उल्टा चेहरे पर मजे लेने वाला भाव आ गया। और धीरे धीरे मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर पकड़ ली। लियू रुयान तुरंत भड़क उठी। तुम। लेकिन मैं ठंडी आवाज में बीच में ही बोल पड़ा, हिलो मत, मसाज ध्यान से करो। वो गुस्से से जल रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। बस चुपचाप मेरी हरकतें सहती रही। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं। गालों पर हल्की लालिमा छा गई और हाथों की हरकत भी रुक गई। मैंने आंखें खोली। सामने वही दिल धड़काने वाला नजारा था। तभी उसके होठों से हल्की सी आवाज निकली। लियू रुयान जैसे बिजली छूने पर उछल गई। वो घबराकर पीछे हट गई और सीधे घास पर गिर पड़ी। मुर्गे, तुम हद पार कर रहे हो। मैं हल्का हंसा। हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा पूरा शरीर मेरा है। सिर्फ छू लिया तो क्या हो गया? मेरे चेहरे पर ताना मारती मुस्कान थी। अचानक लियू रुयान खड़ी हो गई। उसने दांत भींचकर कहा, तलाक, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। एक पल में माहौल जम गया। मैंने बस भौं उठाए। पक्का, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन वो ऐसे लगे जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। लियू रुयान का शरीर कांप उठा। पीठ पसीने से भीग गई। अगर तलाक हो गया तो क्या मैं अभी लियू परिवार को छोड़ दूंगा? क्या जी बोर्डर सुरक्षित रहेगा? नहीं, जब तक ये शादी बची है तभी तक दोनों परिवार सुरक्षित हैं। उसने तुरंत सिर झुका लिया। मैं मजाक कर रही थी। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। मैंने निराश होकर होंठ टेढ़े किए। मुझे लगा था इसमें थोड़ी हिम्मत होगी। असल में अगर वो तलाक पर अड़ी रहती तो अगले ही सेकंड तलाक के पेपर उसके चेहरे पर फेंक देता। यही होती है असली टॉप विलेन की ताकत। कौन सा कूलिंग ऑफ पीरियड? मेरे सामने ऐसी चीजों की कोई औकात नहीं। दुर्भाग्य से आज ये तलाक नहीं हो पाया।
क्योंकि आखिरी पल में वो फिर डर गई। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, ये मजाक अच्छा नहीं था, अगली बार मैं सच मान लूंगा। फिर आलस से बोला, इधर आओ, मसाज जारी रखो। इस बार लियू रुयान ने देर नहीं लगाई, वो जल्दी से वापस आए, और इस बार उसके हाथों की हरकतों में हल्की खुशामद भी थी। तभी एक बॉडीगार्ड तेज कदमों से आया। मास्टर मू, लियू परिवार से लियू ली आपसे मिलने आए हैं। लियू रुयान की आंखें तुरंत चमक उठी। पापा आ गए। एक पल के लिए उसे लगा वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो उम्मीद खुद ही बुझ गई। पुराना मुर्गे शायद लियू परिवार की इज्जत करता था, लेकिन अब का मैं पूरी तरह पागल विलेन था। अब तो शायद भगवान भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मैं हल्का हंसा। उसे अंदर भेजो। मेरे होठों पर खेलती मुस्कान और गहरी हो गई। छोटे को मारो तो बड़ा खुद चलकर आ ही जाता है। लियू यांग को निकालने के बाद ये होना तय था, लियू परिवार जवाब मांगने जरूर आता। बस अफसोस, जिस जवाब की उन्हें तलाश थी वो उनकी हैसियत से बाहर। कुछ देर बाद लियू लेई बॉडीगार्ड्स के साथ तेज कदमों से अंदर आया, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी लाडली बेटी इस वक्त किसी नौकरानी की तरह मेरे कंधे दबा रही थी। मुर्गे, हाथ हटाओ उससे। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाया। चटाक, अचानक पूरे गार्डन में थप्पड़ की तेज आवाज गूंज उठी। आधा किसी भूत की तरह पल भर में सामने आ गया, और आते ही उसने लियू लेई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लियू लेई वहीं दो चक्कर खाकर लड़खड़ा गया। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया, आंखों की अकड़ भी गायब हो गई। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। लियू रुयान ने सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसके हाथों की मसाज बंद नहीं हुई, मानो उसने अपने पिता को पिटते देखा ही ना हो। असल में उसे पहले से अंदाजा था, जब खुद उसे थप्पड़ पड़ चुका था तो सवाल पूछने आए उसके पिता कैसे बचते। मैंने अभी आंखें नहीं खोली, बस शांत आवाज में कहा, ससुर जी, मेरा दिल कमजोर है, ज्यादा शोर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूँ। लियू लेई अपना गाल पकड़कर वहीं जड़ हो गया। मैंने सिर्फ एक बात कही, और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। कोई कानून विधान है भी या नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी बेटी ने तोड़ दिया। लियू रुयान चुप थी। अगर ये पहले वाला समय होता तो कोई उसकी उंगली भी छू देता तो लियू रुयान सबसे पहले लड़ने दौड़ पड़ती, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोली। लियू लेई ने गहरी सांस ली और गुस्सा दबाया। उसकी आवाज तक कांप रही थी। मुर्गे, क्या तुम्हें मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए? तुम कंपनी क्यों हड़प रहे हो, और लियू यांग को क्यों निकाला? मैंने धीरे से आंखें खोली। वो नजर जैसे किसी कीड़े मकोड़े को देख रही हो, पूरी तिरस्कार से भरी हुई। मैं जो करता हूँ उसका हिसाब तुम्हें क्यों दूं? लियू लेई लगभग घुटर रह गया। आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने दांत भींच लिए। ठीक है, बस एक बात साफ साफ बता दो। मैंने उकताकर हाथ हिलाया, जैसे मक्खी उड़ा रहा हूँ। आदा, मेहमान को बाहर छोड़ आओ। सच कहूं तो अगर लियू रुयान अभी ठीक से मेरी सेवा नहीं कर रही होती तो ऐसे आदमी को मैं गेट के अंदर भी ना आने देता। और ये मुझसे सवाल पूछने चला आया, काबिल ही नहीं है। आधा आगे बढ़ा और दीवार की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। मिस्टर लियू, कृपया बाहर चलिए। लियू लेई पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कहानी उसकी सोच के मुताबिक क्यों नहीं चल रही। आखिर उसने आखिरी उम्मीद अपनी बेटी पर लगा दी। रुयान, कुछ तो बोलो, क्या तुम अपने बाप को ऐसे ही बाहर निकलते देखोगी? लियू रुयान का शरीर हल्का कांप उठा। उसने धीरे से सिर उठाया, और उसी पल मेरी शांत आंखों से उसकी नजर टकरा गई। उन आंखों में न गुस्सा था, न धमकी, लेकिन उनमें एक ऐसा अंधेरा था जो इंसान को अंदर तक जमा दे। ये साफ चेतावनी थी, अगर उसने कुछ गलत बोला तो अंजाम भयानक होगा। उसने गहरी सांस ली, नाखून हथेली में धंस गए। फिर कांपती लेकिन मजबूर आवाज में बोली, पापा, ये मेरा अपना फैसला है। क्या? लियू लेई पर जैसे बिजली गिर गई। तुम पागल हो गई हो, वो हमारी लियू फैमिली की कंपनी है। अचानक लियू रुयान फट पड़ी। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। उसकी आवाज हिस्टेरिकल हो गई। अगर मैं पागल नहीं होती तो क्या उस वक्त आपकी बात मानकर मुर्गे से शादी करती? उसे एक चीख में 5 साल का सारा दर्द और शिकायतें निकल आईं। मैंने कान दबाते हुए भौहें सिकोड़ ली। धीरे चिल्लाओ, सर दर्द हो रहा है। तुरंत लियू रुयान की सारी हिम्मत निकल गई। वो घबराकर बोली, सर सॉरी। उसने लगभग आदत से मजबूर होकर माफी मांग ली। ये दृश्य देखकर लियू लेई का दिल टूट गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। आंखों में दर्द और निराशा भर गई। रुयान, तुम बदल गई हो। सच कहते हैं, शादीशुदा बेटी आखिर पराई हो ही जाती है। सिर्फ 5 साल में तुम अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। आज तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, कल क्या मुझ पर हाथ भी उठाओगी? लियू लेई सिर हिलाता हुआ मुड़ा और धीरे धीरे बाहर चला गया। उसकी कमर झुक चुकी थी, पीठ ऐसी लग रही थी मानो पल भर में ही वो 10 साल बूढ़ा हो गया हो। घर संभाल नहीं पाया, पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। उसकी टूटी हुई आवाज हवा में गूंजती रही। लियू रुयान अपने पिता की जाती हुई पीठ को देखती रह गई। अगले ही पल उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो घास पर ढह गई, आंखें खाली थीं, दिल ऐसे दर्द कर रहा था
मानो किसी ने उसे बेरहमी से मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसने ये शादी क्यों की थी? लियू परिवार के लिए, अपने पिता के लिए। अगर ये शादी नहीं होती तो आज वो जी बोर्डर के साथ होती, उसके साथ खुश रहती। लेकिन अब जी बोर्डर अस्पताल में अधमरा पड़ा था। लियू परिवार कभी भी बर्बाद हो सकता था और वो खुद इस राक्षस के पास हर पल डर के साए में जी रही थी। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी उसके पिता ने उसी को दोषी ठहरा दिया, उसे बदल जाने वाला कहा। लेकिन आखिर उसे इस नरक में धकेला किसने था? तभी उसके कानों में मेरी धीमी हंसी गूंजी। वो हंसी जैसे सीधे नरक से आई हो। इतने में ही टूट गई। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। लियू रुयान का शरीर कांप उठा, उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट गई। उसने न बहस की, न पलटकर देखा, बस एक खाली खोल की तरह उठी और धीरे धीरे बिला की तरफ चल दी। उसकी पीठ इतनी कमजोर लग रही थी, मानो हल्की हवा भी उसे उड़ा देगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ये बाप बेटी सच में टूट चुके हैं या फिर कोई ड्रामा चल रहा है? अगर ये अभिनय था तो उनकी एक्टिंग जरूरत से ज्यादा असली थी। मैंने आदा की तरफ इशारा किया। आवाज ठंडी हो गई। लियू लेई पर नजर रखो, उसकी हर हरकत की रिपोर्ट चाहिए। जो भी खतरा हो उसे पैदा होने से पहले खत्म कर दो। आखिर मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और ऐसे समय में गलती से 1000 लोगों को मार देना बेहतर है बजाय एक दुश्मन को छोड़ देने के। जी मास्टर। आदा तुरंत चला गया। मैंने फिर आंखें बंद कर ली और बगल में कांप रही नौकरानी को उंगली से इशारा किया, आगे जारी रखो। उधर लियू परिवार की हवेली, पूरा माहौल दम घुटने वाला था। लियू फैंग जल्दी से आगे बढ़ा। भैया क्या हुआ? रुयान मान गई। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे लियू यान की नौकरी की थी। लेकिन लियू लेई ने बस थकी हुई सांस छोड़ी, चेहरा पूरी तरह हार चुका था। चलो दादी माँ से बात करनी पड़ेगी। रुयान अब पहले वाली रुयान नहीं रही। लियू फैंग कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसे अंदर वाले हॉल में ले जाया गया। वहां ऊंची कुर्सी पर सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला बैठी थी, लियू परिवार की मुखिया। उसकी आंखों में अब भी दबदबा साफ दिख रहा था। सब सुनने के बाद उसने हाथ में पकड़ी माला रोक दी। तो तुम्हारा मतलब? रुयान अब पूरी तरह मुर्गे की तरफ हो चुकी है। उसे लियू परिवार की परवाह भी नहीं। लियू लेई ने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए दांत भींचे। लियू यान को नौकरी से निकाला। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे थप्पड़ पड़ा, फिर भी चुप रही। उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उसे मुर्गे से शादी करने पर मजबूर मैंने किया था। बूढ़ी दादी ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी बूढ़ी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अगर उस लड़की के पंख निकल आए हैं तो मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। उसने कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां थपथपाई। कुछ देर सोचने के बाद बोली, ये मामला मैं संभाल लूंगी। परसों जी परिवार की दादी का जन्मदिन है, पहले वो दावत खत्म होने दो। उधर आदा तेज कदमों से मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बुक फाइल थी, चेहरा बेहद गंभीर। मास्टर मू, हमने वो फैन की पूरी जानकारी निकाल ली। मैंने गोल्फ क्लब फेंका और कुर्सी पर बैठ गया। बोलो। आदा ने फाइल खोली। उसकी आवाज तेज और गंभीर थी। ये आदमी साधारण नहीं है। पिछले 18 साल विदेश में रहा। उसकी जिंदगी किसी दंतकथा जैसी है। 15 साल की उम्र में ब्लैक रोज मर्सिनरी ग्रुप ज्वाइन किया। सिर्फ 3 साल में वहां का लीडर बन गया। उसके बाद उसने खुद ड्रैगन किंग हॉल बनाया। 3 बड़े मर्सिनरी ग्रुप्स को मिलाकर पूरे अफ्रीका में कब्जा जमा लिया। अब उसकी ताकत यूरोप और अमेरिका तक फैली हुई है। आदा की आवाज और भारी हो गई। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, ड्रैगन किंग हॉल बनाने के बाद वो चुपके से वापस देश लौटा और जी परिवार में घर जमाई बन गया। इन 2.5 सालों में ड्रैगन किंग हॉल ने जियांग चेन की 1/4 कंपनियों में घुसपैठ कर ली है। आदा की रिपोर्ट सुनकर मेरे होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। तो सच में वही टेढ़ी मुस्कान वाला ड्रैगन किंग निकला। 2.5 साल तक चुपचाप सहता रहा और अब पूरा खेल पलटने की तैयारी में है। स्पष्ट था, वो 20 साल पहले वो परिवार के नरसंहार की सच्चाई खोज रहा था। लेकिन अफसोस, अब इस कहानी का मालिक मैं था। मैंने उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दी। आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। आदा, अगर पूरे मुंह परिवार की ताकत लगा दूं तो क्या इस ड्रैगन किंग हॉल को जड़ से उखाड़ सकते हैं? आदा ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। बस थोड़ा वक्त लगेगा। इतना? 2 दिन। आदा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में खून जैसा जोश चमक उठा। 2 दिन के अंदर मैं इस दुनिया से ड्रैगन किंग हॉल का नाम मिटा दूंगा। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया, फिर अचानक हंस पड़ा। मैं तो सोच रहा था 10-15 दिन लगेंगे। लगता है ये तथाकथित ड्रैगन किंग हॉल असल पूंजीपति मुंह परिवार के सामने सिर्फ कूड़े का ढेर है। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया, मानो किसी मक्खी को मारने का आदेश दे रहा हूँ। मेरा आदेश पहुंचा दो, हर कीमत पर। ड्रैगन किंग हॉल का पूरी तरह सफाया चाहिए। अगर वो खुद को ड्रैगन किंग समझता है तो उसे कुत्ता बना दो। उस रात जियांगचेन की हवा बदल गई। मेरे एक आदेश के साथ ही मू परिवार की विशाल मशीन पूरी ताकत से चल पड़ी। दर्जनों गुप्त कंपनियां रातों रात सील कर दी गईं। कई बड़े अधिकारी सोते सोते उठाकर ले जाए गए। पूरा बिजनेस जगत डर से कांप उठा। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उधर विदेशों में तो और भी बड़ा तूफान उठा। दक्षिण अमेरिका में ड्रैगन किंग हॉल के कई ठिकानों पर रहस्यमयी ताकतों ने हमला कर दिया।
और अफ्रीका में ड्रैगन किंग हॉल के मुख्यालय पर 3 मिसाइलें आसमान चीरती हुई गिरी। धड़ाम, पूरी इमारत आग में डूब गई। इसके तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक अंदर घुस पड़े। बिना किसी दया के सफाया शुरू हो गया। संचार पूरी तरह बंद कर दिया गया। न मदद, न बच निकलने का रास्ता। सिर्फ एक रात में वो संगठन जिसका नाम सुनकर अंडरवर्ल्ड कांपता था, ऐसे गायब हुआ मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अगली सुबह जी परिवार का स्टोर रूम वो फैन टूटी फूटी खाट से उठा। आलस से अंगड़ाई ली। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी और उसके होठों पर वही आत्मविश्वासी खतरनाक मुस्कान उभर आए। आज जी परिवार की दादी का जन्मदिन था और आज ही ड्रैगन किंग वू फैन अपनी असली पहचान उजागर करने वाला था। 3 साल तक अपमान सहा, आज वो उन सबको घुटनों पर लाएगा जिन्होंने उससे नीचा दिखाया था। खासकर 20 साल पहले उसके परिवार को खत्म करने वाले लोग। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभरी। मुंह परिवार और वो मुर्गे, तुम्हारा अंत आ चुका है। उसे क्या पता था, उसका पूरा साम्राज्य पिछली रात ही राख बन चुका था। वो फैन के होंठ और ऊपर उठ गए। 4 बड़े परिवारों को निगलना और मुंह परिवार को कुचलना मेरे लिए बच्चों का खेल है। वो अपनी ही कल्पनाओं में डूबा खतरनाक हंसी हंसने लगा। तभी धड़ाम, दरवाजा लात मारकर खोला गया। वो फैन कुछ समझ पाता उससे पहले एक औरत अंदर घुसी और चटाक, जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसकी पूरी ड्रैगन किंग एंट्री वहीं रुक गई। वो गाल पकड़कर स्तब्ध रह गया। औरत ने कमर पर हाथ रखकर डांटा, क्या घूर रहा है? कितने बजे तक सपने देखेगा? आज दादी माँ का जन्मदिन है, जल्दी निकल और काम कर। वो फैन की मुठियां कस गईं। आंखों में हत्या की आग भड़क उठी। बुढ़िया, जिस दिन मैं अपनी पहचान बता दूंगा, सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा। चटाक, इस बार थप्पड़ पहले से भी जोरदार था। क्या अब भी घूर रहा है? हिम्मत देखो इसकी। वो फैन का पूरा शरीर कांप गया। उसका गुस्सा तुरंत बैठ गया। वो सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए, मैं अभी जाता हूँ, और तुरंत कमरे से निकल भागा। आखिर बड़ी मुश्किल से सूजन उतरी थी। अगर चेहरा फिर सूज गया तो थोड़ी देर बाद वो हीरो वाली एंट्री कैसे मारता। लेकिन तभी उसने फोन निकाला और उसका माथा सिकुड़ गया। स्क्रीन खाली थी, कोई मैसेज नहीं। अजीब है, आज तो ड्रैगन किंग हॉल के चारों संरक्षक जियांगचेन पहुंचने वाले थे। अब तक संपर्क क्यों नहीं किया? उसने सिर हिलाया। शायद फ्लाइट लेट होगी या ट्रैफिक में फंसे होंगे। जहां तक किसी हादसे की बात थी, वो फैन ने उस संभावना के बारे में सोचा तक नहीं। आखिर वो ड्रैगन किंग था, इस कहानी का मुख्य पात्र। उसके साथ भला क्या हो सकता था? उधर रुयान मैनर आदा की रिपोर्ट सुनने के बाद मैंने लंबी सांस छोड़ी। फिर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मैं तो समझा था कोई असली खतरा होगा, लेकिन मुंह परिवार की ताकत तो मैक्स लेवल अकाउंट से शुरुआती गांव में घुसने जैसी है। फिर डर किस बात का? जिस तरफ शक हो सीधा कुचल दो। बस एक चीज अनिश्चित थी, ये शापित कहानी आखिर कब तक चलेगी? अगर हमेशा ऐसे ही बेलगाम विलेन बनकर जीना मिले तो बुरा भी नहीं। तभी हवा में हल्की खुशबू फैली। लियू रुयान धीरे धीरे मेरे पास आए। आवाज नर्म थी, मुर्गे, आज जी परिवार की दादी का जन्मदिन है। मैं उन्हें शुभकामना देने जाना चाहती हूँ। मैंने भौं उठाए। आंखों में खेलती हुई मुस्कान उभरी। जी परिवार की दादी का जन्मदिन। अगर कहानी वही है जो मुझे याद है, तो आज ही वो टेढ़ी मुस्कान वाला ड्रैगन किंग अपनी पहचान दिखाकर सबको चौंकाने वाला था। मैं हल्का सा हंसा। लगता है आज उसका शो बिगड़ने वाला है। मैंने हाथ हिलाया, गाड़ी तैयार करो, मैं खुद जाकर इस ड्रैगन किंग का तमाशा देखूंगा। इस समय जी परिवार की हवेली के बाहर मेबैक और लग्जरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उधर वो फैन सिर झुकाए खड़ा था। आंखों में आग भरी हुई थी, लेकिन हाथों में ट्रे पकड़कर नौकरों की तरह मेहमानों को सर्व कर रहा था। वो सिर्फ एक चीज कर सकता था, सहन। वो इंतजार कर रहा था अपने लोगों के आने का। जिस पल उसकी सेना पहुंचेगी, पूरा जी परिवार उसके पैरों में कांपेगा। तभी धड़ाम, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और सीधे वो फैन की टांग से टकरा गया। खुद उछलकर नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वो फैन कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कानों में गरजती हुई आवाज गूंजी, हरामखोर, मरना है क्या? अगले ही पल एक मोटे आदमी का विशाल हाथ हवा चीरता हुआ उसके चेहरे की तरफ आया। वो फैन ने लगभग सहज प्रतिक्रिया में हाथ उठाकर रोकना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, उसकी पहचान अभी उजागर नहीं हो सकती। उसके लोग अभी तक पहुंचे नहीं थे, इसलिए आधे रास्ते में उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। चटाक, जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। वो फैन लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही पड़ा था। गाल जलने लगा। 200 किलो का वो मोटा आदमी अभी भी चिल्ला रहा था, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो तेरी जान ले लेता। इतना कहकर उसने भारी पैर उठाया और वो फैन को लात मारने दौड़ा। इस बार वो फैन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। वो हल्का सा किनारे हुआ। धड़ाम, मोटा आदमी सीधा मुंह के बल गिर पड़ा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। साले, तू बचने की हिम्मत भी करता है? मोटा आदमी गुस्से से कांपते हुए उठा। तभी एक खूबसूरत लड़की तेजी से दौड़ती हुई आई और बिना कुछ पूछे चटाक, एक और थप्पड़ वो फैन के चेहरे पर जड़ दिया। ये थप्पड़ इतना अभ्यास वाला था, मानो हाथ खुद ब खुद सही जगह पहुंच गया हो। आखिर 2.5 साल से वो यही तो कर रही थी। जी शियाओ शियाओ आंख बंद करके भी वो फैन का चेहरा ढूंढ सकती थी।
उसने गुस्से से चिल्लाया, वू फैन, जल्दी से बॉस झांग से माफी मांगो। वू फैन ने गाल पकड़ लिया। पूरा शरीर कांप रहा था। दर्द से नहीं, नफरत से। जी शियाओ शियाओ ने तिरस्कार से हाथ झाड़ा, मानो उसे छूना भी गंदा हो। फिर तुरंत मुस्कुराकर मोटे आदमी की तरफ मुड़ी। बॉस झांग, आप कितने बड़े दिल वाले हैं। लेकिन जैसे ही उसने फिर वू फैन को देखा, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अब भी यहाँ खड़ा है। दफा हो जा, निकम्मा कहीं का। वू फैन सिर झुकाए वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही कोने में पहुंचा, उसने पागलों की तरह फोन मिलाना शुरू कर दिया। उसे पता करना था आखिर उसके लोग अब तक पहुंचे क्यों नहीं। लेकिन हर कॉल पर सिर्फ एक ही जवाब मिला, सन्नाटा। कोई नेटवर्क नहीं, कोई जवाब नहीं। वो फैन के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसे हो सकता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही उस विचार को झटक दिया। नहीं, असंभव। मैंने 2.5 साल तक अपनी पहचान छिपाई है। कोई मेरा पता नहीं लगा सकता। जरूर ट्रैफिक में फंसे होंगे। हाँ, आज दादी का जन्मदिन है। जाम होना स्वाभाविक है। वो खुद को बार बार यही समझाता रहा। उधर दूसरी मंजिल के कमरे में जी शियाओ शियाओ जैसे ही अंदर आए, बिस्तर पर लेटा जी बोर्डर डरते हुए उठ बैठा। तीसरी बहन, वो मुर्गे आज यहाँ आएगा क्या। उस दिन की पिटाई के बाद लियू रुयान के लिए उसके दिल में बचा हुआ प्यार लगभग खत्म हो चुका था। अब वहां सिर्फ डर था। उसे लगने लगा था कि ये सब कोई जाल है। जी शियाओ शियाओ की आंखों में चालाक चमक उभरी। शायद आए, लेकिन चिंता मत करो, रुयान दीदी भी आएंगी। तुम दोनों आराम से पुरानी बातें कर लेना। जी बोर्डर ने तुरंत सिर हिलाना शुरू कर दिया, मानो जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक जी शियाओ शियाओ के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर उसका भाई नीचे आने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना लियू रुयान को ही ऊपर बुला लिया जाए। बस किसी तरह इन दोनों को एक कमरे में अकेला छोड़ दो। फिर मौका देखकर मुर्गे को खबर दे दो। जब मुर्गे गुस्से में कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा, तो सब खत्म, एक ही झटके में तलाक। और उसके बाद वो खुद मौका देखकर मिसेज मू की जगह ले सकती है। जीनियस। जी शियाओ शियाओ खुद ही अपनी चालाकी पर मुस्कुरा उठी। लेकिन उससे पहले उसे वू फैन नाम के उस आंखों में चुभने वाले घरजमाई को रास्ते से हटाना था। ये सोचकर वो तुरंत नीचे दादी से बात करने चली गई। उसी समय जी परिवार की हवेली के बाहर एक मॉडिफाइड हॉन्की H5 कार 3 मेबाक S क्लास गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आकर रुकी। पूरा काफिला किसी काले ड्रैगन जैसा लग रहा था। गाड़ियां रुकते ही दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट पहने बॉडीगार्ड बिजली की तरह बाहर निकले। कुछ ही सेकंड में उन्होंने त्रिकोणीय सुरक्षा घेरा बना लिया। बीच वाली हॉन्की कार को पूरी तरह ढाल की तरह घेर लिया गया। अदा तेजी से आगे बढ़ा। झुककर उसने कार का दरवाजा खोला। पीछे खड़े आदमी ने तुरंत काली छतरी खोल दी, यहां तक कि धूप की एक किरण भी अंदर नहीं जाने दी। अगले ही पल मैं कार से नीचे उतरा, धीरे से अपना सूट ठीक किया और ठंडी निगाहों से पूरे माहौल पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था मानो कोई सम्राट उतरकर आया हो। जो मेहमान कुछ देर पहले तक अकड़ में घूम रहे थे, अब सबके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान आ चुकी थी। हर कोई आगे बढ़कर सलाम करना चाहता था, लेकिन मैंने किसी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। बस लियू रुयान को साथ लेकर सीधे हवेली के अंदर चला गया। घमंड नहीं, ये उस स्तर की ताकत थी जहां घमंड भी लोगों को स्वाभाविक लगता है। पिछवाड़े में मौजूद सभी लोग एक साथ झुक गए। मू साहब को प्रणाम, मिसेज मू को प्रणाम। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। मुझे इग्नोर करो, म्यूजिक चलने दो, पार्टी जारी रखो। इतना कहकर मैं लियू रुयान के साथ कोने में जाकर बैठ गया। उधर लियू रुयान की आंखें लगातार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। जी शियाओ शियाओ ने कहा था, आज जी बोर्डर जरूर आएगा, और अगर वो सच में दिख गया, तो मैं उसी वक्त वू फैन के हीरो बनने वाले मोमेंट को कुचल दूंगा। सोचकर ही मजा आ रहा था। तभी कुछ बुजुर्ग महिलाएं लोगों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ीं। सबसे आगे थीं जी परिवार की दादी और लियू परिवार की दादी। मैं शिष्टाचार में हल्का सा खड़ा हुआ और मुस्कुराया, लेकिन लियू दादी ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सीधे लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर नाराजगी साफ थी। रुयान, तू आखिर घर कब लौटेगी? दादी को तुझसे बात किए बहुत समय हो गया। लियू रुयान का दिल धड़क उठा। उसने अनजाने में मेरी तरफ देखा, फिर हकलाते हुए बोली, दादी कुछ समय बाद। मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूँ। अब का मैं उसके लिए पूरी तरह अज्ञात और खतरनाक था। लियू परिवार और जी बोर्डर को बचाने के लिए वो इस सोए हुए शेर को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी। व्यस्त। लियू दादी की आंखें ठंडी हो गईं। आवाज अचानक तेज हो गई। पहले तो तू कभी बहाना नहीं बनाती थी, अब कंपनी भी सौंप दी। तेरे अपने भाई लियू शू को नौकरी से निकाल दिया गया, फिर भी तुझे फर्क नहीं पड़ा।
लगता है अब तेरा दिल लियू परिवार में रहा ही नहीं। ये सुनते ही लियू रुयान बेचैन हो उठी। लग रहा था दूसरे चाचा सही कह रहे थे। पूरा परिवार अब सच में मान चुका था कि वो पूरी तरह मु परिवार की हो चुकी है। दादी, मेरी भी मजबूरियां हैं। लियू रुयान की आंखें लाल हो गईं। दिल में दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा। लेकिन लियू दादी ने ठंडी हंसी हंसी। मजबूरी? मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि अब तू अपने मायके के खिलाफ हो गई है। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गईं। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आज के बाद लियू परिवार में तेरे लिए कोई जगह नहीं। दादी, लियू रुयान चीख पड़ी, लेकिन बूढ़ी दादी ने पलटकर तक नहीं देखा। क्या पिता ने कुछ कह दिया था? वो तो हमेशा पूरे दिल से परिवार के लिए समर्पित रही, फिर बदले में उसे परिवार से निकालने जैसा व्यवहार क्यों मिल रहा था? ठीक तभी जब उसका शरीर लड़खड़ाने लगा, जी शाओ किसी भूत की तरह अचानक उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। रुयान दीदी, मेरे साथ चलो। कहा। लियू रुयान ने सहज रूप से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जी शाओ ने आवाज धीमी की और उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। दूसरी मंजिल पर मेरा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे से बाहर नहीं आ सकता। जैसे ही जी बोर्डर का नाम सुना, लियू रुयान की बुझी हुई आंखों में फिर चमक लौट आए। उसने कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसका शरीर जम गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। हालांकि मैं अब भी लोगों से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन मेरे आसपास का दबाव इतना भयानक था कि उसकी रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। अगर ये सिर्फ एक संयोग होता तो शायद समझाया जा सकता था, लेकिन अगर वो खुद अपनी मर्जी से ऊपर गई और पकड़ी गई, तो शायद जी बोर्ड की लाश तक नहीं मिलेगी। रुयान दीदी, क्या सोच रही हो? जी शाओ बेचैन हो गई। लियू रुयान ने होंठ काटे और दिल के तूफान को दबाने की कोशिश की। शाओ, क्या तुम उसे नीचे नहीं बुला सकती? जी शाओ ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन गाली दी। ये औरत भी ना ऐसे समय पर डर रही है। उसने तुरंत कहा, रुयान दीदी, मेरे भाई की चोट अभी ठीक नहीं हुई, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। फिर उसने चालाकी से बात आगे बढ़ाई, मुझे अभी मेहमानों में व्यस्त हैं। हम चुपचाप जाएंगे और चुपचाप लौट आएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सुनते ही लियू रुयान का दिल डगमगा गया। चुपचाप जाओ, चुपचाप लौट आओ। सच में ये एक परफेक्ट प्लान लग रहा था। अगर किसी ने पूछा तो वो कह सकती थी कि वो वॉशरूम गई थी, या फिर शाओ के कमरे में शराब पी रही थी। दौलत और प्यार दोनों जोखिम उठाने वालों को मिलते हैं। सच्चे प्यार के लिए उसने सब दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। ठीक है, चलो जल्दी। उसने दांत भींचकर सिर हिलाया और जी शाओ के पीछे भीड़ में गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो गई, मेरे होठों पर एक बेहद क्रूर मुस्कान उभर आई। मैं मुड़ा और ऊपर से नीचे देखते हुए बूढ़ी दादी से बोला, दादी, सोच लिया आपने? अपने ही खून का बलिदान देंगी या पूरे जी परिवार को उसके साथ दफना देंगी? दादी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक 10 साल बूढ़ी हो गई हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। कंपती आवाज में बोली, मुगे बोर्डर को तुम जैसे चाहो वैसे निपटा दो। जी परिवार को कोई शिकायत नहीं होगी। हा। मैं जोर से हंसा, लेकिन वो हंसी सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। दादी, मैं तो ये सब तुम्हारे जी परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आखिर अगर ऊपर वालों ने उसे सच में जासूस साबित कर दिया, तो मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। आधा पहले ही जी बोर्डर की विदेश वाली पूरी जानकारी निकाल चुका था, और अभी अभी मिली कॉल रिकॉर्डिंग्स ने सब साफ कर दिया था। वो सच में देश बेचने वाला जासूस निकला। अब उसे मारने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं थी। उल्टा शायद मुझे आदर्श नागरिक पुरस्कार भी मिल जाए। मैं किसी फिल्मी विलेन की तरह पागलों जैसी हंसी हंसा, और आधा वह बूढ़ी दादी को लेकर धीरे धीरे दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। दूसरी मंजिल के कमरे में दरवाजा धीरे से खुला। बिस्तर पर उदास बैठा जी बोर्डर सिर उठाता है, लेकिन जैसे ही उसने आने वालों को पहचाना, उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि दहशत छा गई। तेरे की शाओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसे यहाँ क्यों लाई है? क्या तुझे लगता है कि तेरा भाई अभी तक कम मरा है? उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दोनों लड़कियों के कान सुन्न पड़ गए। भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? जी शाओ पूरी तरह हक्का बक्का रह गई, और लियू रुयान तो जैसे आसमान से गिर पड़ी हो। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। बोर्डर, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते?
मिलना, मेरे सिर पर मिलना, दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकलो। जी बोर्डर पागलों की तरह चीख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। इस समय उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि उसका नाम लियू रुयान से जुड़ जाए। अगर वो मौत का साया अचानक सामने आ गया तो उसे सच में पीट पीट कर मार दिया जाएगा। वो अभी भी रिश्ते सुधारकर अपनी जान बचाने की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन ये बेवकूफ औरत हालात समझ ही नहीं रही थी। उसकी बातें सीधे लियू रुयान के दिल में खंजर की तरह उतर गईं। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। 6 साल तक वो हर दिन उसी को याद करती रही, और आज मिलने पर उसे सिर्फ गालियां मिली। अगर ऐसा ही था तो फिर देश लौटते ही उसने उससे संपर्क क्यों किया? भैया, क्या आपको कोई मजबूरी है? जी शाओ शाओ अभी भी आग में घी डाल रही थी। ये सुनते ही लियू रुयान की बुझी आंखों में फिर उम्मीद चमक उठी। हाँ, बोर्डर जरूर मजबूर होगा, लेकिन जी बोर्डर लगभग पागल हो चुका था। मजबूरी मेरी जूती, मैं बस इस मनहूस औरत को देखना ही नहीं चाहता। बोर्डर, मैं समझ गई। लेकिन लियू रुयान ने अपने मन में खुद ही कहानी बना ली। वो प्यार भरी आंखों से उसे देखने लगी। तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं मूगे को रोक नहीं पाई, है ना? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उससे विनती करती हूँ। मैं उससे तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। चुप, तुम कहीं नहीं जाओगी। जी बोर्डर डर के मारे पागल हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ खिड़की की तरफ भागा। अगर तुमने मूगे को बताया कि तुम मुझसे मिली हो तो मैं अभी इसी खिड़की से कूद जाऊंगा। वो सच में डर चुका था। उसके लिए ये औरत किसी मौत बुलाने वाली अपशकुन से कम नहीं थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। लियू रुयान का दिल टूट चुका था। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो आज डर के मारे इस हालत में पहुंच गया था। वो खुद से नफरत करने लगी, और मुझसे तो उससे भी ज्यादा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर उसने मुझसे शादी ना की होती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। सब उस परिवार की गलती थी। दादी और उसके पिता ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। कई लोग खूंखार चेहरों के साथ कमरे में घुस आए। जैसे ही जी बोर्डर ने मेरा चेहरा देखा, उसने बिना एक सेकंड सोचे सीधे खिड़की से छलांग लगा दी। उसके लिए मेरे हाथों पकड़े जाकर यातना सहने से बेहतर था जान जोखिम में डालकर भाग जाना। दूसरी मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो घास पर बुरी तरह गिरा। पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। नीचे मौजूद मेहमान उसे सदमे में घूर रहे थे, लेकिन वो किसी पागल कुत्ते की तरह उठकर भागा, रेलिंग फांदी और बेहद शर्मनाक हालत में वहां से फरार हो गया। कमरे में दादी ने अपने पोते को खिड़की से भागते देखा तो गुस्से से कांप उठी। मूगे, इस मामले को मैं खुद संभालूंगी। मैं आपको जरूर संतुष्ट करने वाला जवाब दूंगी। इतना कहकर उन्होंने मुझे गहरा झुककर प्रणाम किया और लोगों को लेकर पीछे भाग गईं। मैंने बस हाथ हिलाया। ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, बाकी सब लोग बाहर निकलो। कुछ ही पलों में कमरे में सिर्फ मैं, आदा और डर से कांपती लियू रुयान वजी शाओ शाओ बची। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। मुगे, मैं। लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। और जी बोर्डर जिस तरह जान देकर भी भागना चाहता था, उससे साफ था कि मामला बहुत बड़ा हो चुका है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे शरीर से निकलता दबाव इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी लंबी उंगलियों से उसका ठुड्डी बेरहमी से ऊपर उठाया। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लगता है तुम एक बात भूल गई हो मूगे, मुझसे गलती हो गई। प्लीज बोर्डर को छोड़ दो। मैं। लियू रुयान डर के मारे कांप उठी और तुरंत अपनी बात बदल दी। रोती आवाज में बोली, कृपा करके उस कुत्ते को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। मैंने उसका चेहरा छोड़ दिया, फिर आदा से एक फाइल लेकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक दी। अब बात ये नहीं रही कि मैं उसे मारना चाहता हूं या नहीं। अब सवाल ये है कि देश उसे जिंदा छोड़ेगा भी या नहीं। लियू रुयान घबराहट में फाइल पकड़ती है। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला, और मैं अपनी बाज जैसी तेज निगाहें सीधे पास खड़ी जी शाओ शाओ पर टिका चुका था। जी शाओ शाओ पहले तो चौंकी, फिर तुरंत चेहरे पर बनावटी मुस्कान ले आई। मुझे, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने बिना घुमाए सीधे बात काट दी। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जी शाओ शाओ के दिमाग में क्या चल रहा था मैं अच्छी तरह जानता था। अगर कोई खुद चलकर मेरे पास आ रहा हो तो मुझे कोई डर नहीं, लेकिन एक शर्त थी, माल पहले चेक होना चाहिए। सेकेंड हैंड चीजों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
जी शाओ शाओ एक पल को रुकी, फिर होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। आप वो फैन की बात कर रहे हैं? वो निकम्मा शायद नीचे मेहमानों को चाय पिला रहा होगा, लेकिन आज के बाद वो मेरा पति नहीं रहेगा। मैं पहले ही उसे तलाक देने का फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा, मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो फिर जल्दी जाकर सबके सामने ऐलान कर दो। मेरे मन में ठंडी हंसी गूंज उठी। तो आखिर वही हुआ, जन्मदिन की दावत में सबके सामने पति को छोड़ना, और फिर बाद में वो फैन का अपनी असली पहचान दिखाकर सबको चौंकाना। सच में, ये ड्रैगन किंग वाला घिसा पिटा नाटक तो जैसे एक ही सांचे में ढला होता है। तभी जी शाओ शाओ अचानक मेरे करीब आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आंखों में मोहक चमक थी। मुझे शादी को 2.5 साल हो गए, लेकिन मैंने उसे अपनी उंगली तक छूने नहीं दी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सिर्फ बातें करने से क्या होता है? सच झूठ तो जांचने पर ही पता चलेगा। लेकिन मानना पड़ेगा, जी शाओ शाओ वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, गुलाबी गाल, बर्फ जैसी गोरी त्वचा, और वो शैंपेन रंग की टाइट मरमेड ड्रेस उसके शरीर की हर खूबसूरती को खुलकर उभार रही थी। चलते समय उसका हर कदम दिल हिला देने वाला था। सच कहा जाए तो इस दुनिया में ताकत और पैसे के सामने बदसूरत औरत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं जोर से हंसा। पहले अपना मामला निपटा लो। तुम क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना कहकर मैं आदा को लेकर मुड़ गया। जहां तक जमीन पर गिरी लियू रुयान की बात थी, मैंने उसे एक नजर तक नहीं देखा। अगर वो समझदारी से चुपचाप मेरी बात माने, तो बस एक खिलौना बनकर रह सकती है। लेकिन अगर अकड़ दिखाए, तो फिर मेरी बेरहमी के लिए उसे खुद को दोष देना होगा। मेरे जाते हुए पीछे को देखते हुए जी शाओ शाओ ने कांपती लियू रुयान पर एक नजर डाली। फिर बिना कुछ कहे जल्दी से मेरे पीछे चली गई। कमरे में टप एक गर्म आंसू फाइल पर गिरा और स्याही हल्की फैल गई। लियू रुयान फाइल में लिखे शब्दों को घूरती रह गई। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। धड़ाम, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। निराशा, सदमा, डर। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 6 साल से जिस इंसान को वो अपने दिल में बसाए बैठी थी, वो असल में ऐसा निकलेगा। जी बॉर्डर देश लौटकर उसके लिए नहीं आया था। वो एक मिशन पर आया जासूस था। उसका इस्तेमाल करके वो मूगे के करीब आना चाहता था, ताकि गोपनीय जानकारी चुरा सके। अगर मूगे पहले की तरह उसकी हर बात मानता रहता, तो क्या वो खुद देशद्रोह की साथी नहीं बन जाती? तो ऐसा था। लियू रुयान ने अचानक सिर उठाया। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक दर्द भरी मगर राहत से भरी मुस्कान उभरी। मूगे, तुम इतने गहरे निकले। अब उसे समझ आया, मैं अचानक इतना निर्दयी क्यों बन गया था। क्यों मैंने उसे नजरबंद किया, कंपनी वापस ले ली, और उसे अपने पास कैद रखा। ये सब इसलिए नहीं था कि मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा था। मैं अपने बेहद कठोर तरीके से उसकी रक्षा कर रहा था। देश के लिए मैंने अपने ही लोगों के खिलाफ जाने का फैसला किया, लेकिन निजी तौर पर मैंने उसकी जान बचा ली। अगर मैं सच में उससे प्यार नहीं करता, तो सीधे सारे सबूत सरकार को दे देता। फिर वो और जी बॉर्डर दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ते। वो अब भी मुझसे प्यार करता है। लियू रुयान ने आंसू पोंछे। उसकी बुझ चुकी आंखों में फिर आग जल उठी। वो पूरी तरह अकेली नहीं थी। उसके पास अब भी मैं था। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक नई नफरत जन्म लेने लगी। जी शाओ शाओ, तू सच में एक घटिया औरत है। अब लियू रुयान सब समझ चुकी थी। वो औरत शुरू से सच्चाई जानती थी, फिर भी जानबूझकर उसे जी बॉर्डर से मिलाने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका और मूगे का रिश्ता पूरी तरह टूट जाए, और फिर वो खुद मौका देखकर उसकी जगह ले सके। एक मामूली चिड़िया रानी बनने का सपना देख रही है। सपने देखती रहो। लियू रुयान लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, कोई भी इंसान उससे मूगे को छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। उसी समय पीछे के बगीचे में चल रही जन्मदिन दावत में मैं आराम से मुख्य सीट पर बैठा था। आदा तुरंत एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। जैसे ही डिब्बा खुला, पूरा हॉल हरी चमक से जगमगा उठा। वो 55 ग्राम का दुर्लभ ड्रैगन स्टोन ज़ेड गुआनाइन था। पूरा पत्थर इतना पारदर्शी था कि उसमें एक भी अशुद्धि दिखाई नहीं देती थी। रोशनी पड़ते ही उसमें से सम्मोहित कर देने वाली चमक निकल रही थी। पूरा माहौल अचानक फट पड़ा। धत, ये तो टॉप ग्रेड ड्रैगन ज़ेड है। हे भगवान, मैंने पिछले साल इससे घटिया एक पीस को 80 लाख में बिकते देखा था।
मैं खुद जेड बिजनेस में हूँ, इस क्वालिटी का मार्केट प्राइस कम से कम 15 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ से ऊपर होगा। जैसी उम्मीद थी, मुये ने तो ऐसे ही एक आलीशान बंगला गिफ्ट कर दिया। चारों तरफ हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगीं। दादी तो खुशी से खिल उठी, क्योंकि ये सिर्फ जेड नहीं था, ये मेरे रवैये का प्रतीक था। 1.5 करोड़ का तोहफा देना मतलब साफ था कि मैं अब भी जी परिवार को अहमियत देता हूँ। कुछ मेहमान फुसफुसाने लगे, सुना था हाल ही में लियू रुयान की कंपनी में बदलाव हुआ है। क्या मुये और लियू रुयान के रिश्ते बिगड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो शायद मौके का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन उसी समय मेरा चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। मैंने नाक खुजलाते हुए मन ही मन गाली दी। साला, जल्दीबाजी हो गई। ये चीज इतनी महंगी निकलेगी सोचा नहीं था। असल में घर से निकलते वक्त जल्दबाजी में मैंने बस स्टोर रूम से यूं ही एक पत्थर उठा लिया था। काश पता होता कि इसकी कीमत इतनी है, तो कोई सस्ता वाला उठा लाता। लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी घर में ऐसे पत्थरों की कमी नहीं थी। दावत चलती रही, बाकी मेहमानों के तोहफे भी महंगे थे, लेकिन मेरी उस जेड मूर्ति के सामने सब फीके लग रहे थे। तभी विला का दरवाजा खुला। लियू रुयान अपना मेकअप ठीक करके धीरे धीरे बाहर आए। वो चुपचाप आकर मेरे पास खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो वो इंसान नहीं, सिर्फ हवा हो। और फिर असली शो शुरू हुआ। जी शाओ शाओ किसी को खींचते हुए बाहर लाए। वो था वू फैन। वो बेवकूफ कहीं छिपा बैठा था और उसे ढूंढने में काफी समय लग गया। उसे देखते ही मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने आदा की तरफ इशारा किया। आदा तुरंत समझ गया और मोबाइल निकालकर व्यवस्था करने लगा। अब असली नाटक शुरू होगा। जी शाओ शाओ ने आदर से झुककर कहा। पोती जी शाओ शाओ दादी को प्रणाम करती है। उसने ध्यान से चुना हुआ गिफ्ट पेश किया। कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन भावनाएं साफ दिख रही थीं। दादी खुश होकर मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उनकी नजरें चाकू की तरह वो फैन पर जा टिकी। अगर जी शाओ शाओ सच में तलाक लेने वाली थी, तो उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे मेरे करीब भेजा जा सकता था। यही सोचकर दादी ने ठंडी आवाज में पूछा, वो फैन, तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया है? वो फैन का चेहरा सूख गया। वो घबराकर भीड़ में किसी को खोजने लगा। मेरे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? जी शाओ शाओ ने हाथ बांधकर ताना मारा। ऐसा मत कहना कि तुमने कोई गिफ्ट ही तैयार नहीं किया। वो फैन लगभग टूटने वाला था कि तभी धड़ाम, विला का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। काले चोगे पहने लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। उनका लीडर चेहरा ढके हुए था, बाकी लोग हाथों में फाइलें लिए हुए थे। उनकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। सबकी हैरान निगाहों के बीच वे सीधे वू फैन के सामने आकर रुके। ठाक, घुटने जमीन पर टकराए। सभी काले कपड़ों वाले एक साथ झुक गए। ड्रैगन किंग को प्रणाम। उनकी आवाज इतनी गूंजी कि पूरा जी परिवार का विला कांप उठा। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। दादी के चेहरे की मुस्कान जम गई। ड्रैगन किंग हॉल, वो रहस्यमय संगठन जिससे पूरा जियांग चेन डरता है, उसका मालिक ये घर जमाई निकला। जी श्याओ श्याओ ने कांपते हुए मुंह ढक लिया। तुम ड्रैगन किंग हो? हा 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 हा। वू फैन अचानक आसमान की तरफ देखकर हंसा। उसका दबा हुआ रौब एक पल में फूट पड़ा। अब पता चला, बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम्हारे पूरे जी परिवार को मिटा दूंगा। इन 2.5 सालों की बेइज्जती का बदला 100 गुना लेकर रहूंगा। इतना कहकर उसके होंठ तिरछे उठे। चेहरे पर वही मशहूर 3 हिस्से ठंडी बेरुखी, 3 हिस्से व्यंग्य वाली ड्रैगन किंग स्माइल आ गई। और तभी जब उसे लगा कि पूरा माहौल उसके कंट्रोल में है, एक बेहद खिलंदड़ी आवाज अचानक हवा चीरती हुई गूंजी, जाओ, उसका मुंह फाड़ दो। मेरी आवाज में हल्की खिल्ली थी। जाओ, उसका मुंह फाड़ दो। भीड़ अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तभी वो फैन के पास खड़ा एक काले चोगे वाला आदमी बिजली की तरह हरकत में आया। उसने एकदम सटीक पकड़ लगाई। कड़क, हड्डी चटकने की आवाज गूंजी। वो फैन की दोनों बाहें बेरहमी से पीछे मरोड़ दी गईं। धड़ाम, वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसके घुटने उसी पल टूट गए हों। अगले ही सेकंड दूसरा काले कपड़ों वाला आदमी बिना भाव बदले आगे बढ़ा। उसने अपनी 2 उंगलियां सीधे वो फैन के मुंह में घुसाईं और उसके होठों को पकड़कर पूरी ताकत से फाड़ने लगा। आया है। वो फैन दर्द से बुरी तरह कांप उठा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। ये लोग तो उसके आदमी थे। उन्होंने अभी अभी उसे ड्रैगन किंग कहा था, फिर वो मेरे आदेश क्यों मान रहे थे? गद्दारी नामुमकिन। ड्रैगन किंग हॉल में गद्दार नहीं हो सकते। तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती थी। मैंने पहले से सब समझ लिया था।
और उसके सारे लोगों को चुपचाप बदल दिया था। तभी पिछले कई दिनों से उसका अपने पुराने आदमियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। सब कुछ मेरे हाथों में था। 2.5 साल तक वो खुद को बेहद चालाक समझता रहा, लेकिन आखिर में वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका था। नहीं, मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसका बदला अभी बाकी था। उसे जिंदा रहना ही था, जबरदस्त जीने की चाह में। उसके शरीर में एड्रेनालिन फट पड़ा। वो अचानक पूरी ताकत से छूट गया। मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूँ। वो फैन पागलों की तरह चिल्लाया और भागने को मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, धाम, पीछे से एक भारी लात उसकी पीठ पर पड़ी। वो कटे हुए पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। घास पर लुढ़कते ही वो दांत भींचकर उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसकी पीठ पर पहाड़ जैसी भारी ताकत आ गिरी। किसी ने उसे सीधे जमीन में कुचल दिया। उसका आधा चेहरा ठंडी घास और मिट्टी में दब गया। अब तो उंगली हिलाने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी जाकर आसपास खड़े लोग होश में आए। ये क्या हो रहा है? वो फैन ड्रैगन किंग नहीं है क्या? दादी ने तुरंत जी शाओ शाओ की तरफ देखा। शाओ शाओ, ये तुम्हारा पति है ना? जी शाओ शाओ ने बिना एक सेकंड गनवाए ऊंची आवाज में घोषणा कर दी। अब नहीं, आज से मेरा और वो फैन का कोई रिश्ता नहीं है। वो अब जी परिवार का दामाद नहीं रहा। मैं जोर से हंस पड़ा। ये औरत लियू रुयान से भी ज्यादा समझदार निकली। मैंने बाकी लोगों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, बस धीरे धीरे चलते हुए वो फैन के सामने जाकर बैठ गया। फिर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर हल्के से थपथपाया। तो ड्रैगन किंग मूगे, वो फैन दांत पीसते हुए बोला। अगर हिम्मत थी तो सामने से लड़ते, छिपकर हमला क्यों किया? मैं मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो फैन ने आंखें बंद कर लीं। ऊपर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तेजी से भागने का रास्ता खोज रहा था। मैं खड़ा हुआ और दादी की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, इसे मैं ले जा रहा हूं। दादी ने तुरंत हाथ हिलाया। कोई समस्या नहीं, आप जैसे चाहें वैसे निपटिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद। फिर जाते जाते एक और बात छोड़ दी, आगे से शाओ शाओ को ज्यादा बार रुयान विला भेजा करो। इतना कहकर मैं मुड़ गया। पीछे काले कपड़ों वाले लोग वो फैन को ऐसे घसीट रहे थे जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। लियू रुयान ने होंठ कसकर भींच लिए। उसके दिल में खतरे की घंटियां बज उठीं। मूगे, ये साफ साफ जी शाओ शाओ को मौका दे रहा था। अगर वो औरत सच में सफल हो गई तो फिर उसका क्या होगा? अब उसके पास सिर्फ मूगे ही बचा था। वो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था, और उसे किसी भी कीमत पर पकड़कर रखना था। उसने तुरंत अपनी ड्रेस उठाई और तेज कदमों से मेरे पीछे भाग पड़ी। पीछे दावत में मौजूद लोग भी तुरंत समझ गए। मेरा रवैया सब कुछ साफ कर चुका था। अब जी परिवार शायद जी शाओ शाओ की वजह से आसमान छूने वाला था। छोटी, आगे क्या करना है ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं होगी ना? जी परिवार की दादी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। दादी, आप निश्चिंत रहिए, मैं समझ गई। जी शाओ शाओ हल्का मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि चाहे उसके पास मास्टर्स की डिग्री हो, कंपनी संभालने की काबिलियत हो, लेकिन मूगे जैसे टॉप अमीर खानदान के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे लोगों को सिर्फ दो चीजें आकर्षित कर सकती हैं, औरत का शरीर और उससे मिलने वाला इमोशनल सेटिस्फैक्शन। उधर दूसरी तरफ मेरी गाड़ियों का काफिला जी परिवार की हवेली छोड़ चुका था। मैं पीछे सीट पर बैठा हल्का मुस्कुरा रहा था। सोचा नहीं था कि वू फान को खत्म करना इतना आसान होगा। ये तथाकथित ड्रैगन किंग भी बस नाम का निकला। अपने आदमियों के खत्म होने तक का पता नहीं चला। थोड़ा सा जाल बिछाया और खुद ही उसमें फंस गया। मैं हंस पड़ा। समझ नहीं आता मैं बहुत ताकतवर हूं या वो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ। मैंने आंखें बंद कर लीं। बस थोड़ी देर में आधा वूफान का काम तमाम कर देगा और मैं आराम से अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। अगर सच में मुख्य किरदार को मारना ही इस कहानी का अंत है, तो आखिर मुझे इनाम क्या मिलेगा? क्या मैं इस नकली दुनिया से बाहर निकलकर अपने असली घर लौट जाऊंगा, या फिर यहीं पैसे और खूबसूरत औरतों के बीच जिंदगी बिताऊंगा? कुछ पल सोचने के बाद मैं हल्का हंसा। घर वापस जाना ही बेहतर होगा। ये दुनिया चाहे जितनी शानदार लगे, आखिर है तो नकली ही। लेकिन तभी ची तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। पूरा काफिला अचानक रुक गया। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। दिल में एक अजीब बेचैनी उठी। क्या हुआ? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। आदा की आवाज इंटरकॉम से आए। मूगे, गाड़ी खराब हो गई है। क्या बकवास है? मैं गुस्से में गरजा।
5-6 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार ऐसे बीच सड़क में बंद हो जाएगी। आदा भी परेशान लग रहा था। मुंह निकलने से पहले पूरी जांच हुई थी, ऐसा होना नामुमकिन है। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। दिल की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। लग्जरी कार अचानक खराब होना, क्या ये भी उस वूफान के मैं कैरेक्टर लक का असर है? अचानक मेरी आंखें खुली, उनमें खून उतर आया था। आदा, उसे अभी खत्म करो। जी। आदा ने बिना एक सेकंड गनवाए आदेश भेज दिया। पीछे चल रही मेबैक के अंदर काले कपड़ों में बैठा आदमी अचानक हरकत में आया। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर सीधा वूफान के दिल की तरफ बढ़ा। वूफान का मुंह दबा दिया गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ठंडा पसीना पूरे शरीर में फैल गया। बस एक सेकंड और वो मर चुका होता। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। किसी भारी ट्रक ने सीधे उस कार को टक्कर मार दी। पूरी गाड़ी हवा में पलट गई। काला कपड़ों वाला आदमी और वूफान दोनों खिड़की से बाहर फेंके गए। जिंदा है या मर गए, किसी को नहीं पता। मैंने सामने का मंजर देखा और चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। साला, ये ट्रक कहां से आ गया? इतनी सारी गाड़ियों में से सीधे वही कार टकराई जिसमें वूफान था। ये संयोग था या किसी ने जानबूझकर किया? पता लगाओ, मैं ठंडी आवाज में बोला। उस ट्रक ड्राइवर की पूरी जिंदगी खंगाल दो। उसके खानदान की 7 पीढ़ियों तक की जानकारी चाहिए। मैं तुरंत वापस बुलेट प्रूफ कार में बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर ये हमला था तो कोई मेरी जान चाहता है, और अगर ये सिर्फ संयोग था तो वूफान का प्लॉट आमा बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बगल से एक नर्म हाथ मेरे हाथ पर आकर टिक गया। लियू रुयान ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुंगे, आप ठीक तो हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और तुरंत भौहें सिकुड़ गईं। कुछ दिन पहले तक यही औरत मुझसे लड़ रही थी, अब अचानक मासूम बनने का नाटक कर रही है। जरूर कोई चाल है। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। दफा हो जाओ। मेरी आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। लियू रुयान वहीं जम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। इतना झुकने के बाद भी उसे सिर्फ एक निकल जाओ मिला। उसकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। आखिरकार उसने दांत भींचे और चुपचाप गाड़ी से उतरकर पीछे वाली कार में बैठ गई। उसके चेहरे पर अपमान, दुख और सदमे का मिला जुला भाव था। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया, लेकिन दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। वूफान को हर हाल में मरना होगा, और वो जासूस जी बोर्ड भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे मैं कितना भी निर्दयी क्यों ना हूं। लेकिन देश और सुरक्षा के मामले में मैं कभी नरमी नहीं दिखाता। कुछ देर बाद आदा ने कार की खिड़की खटखटाए। मुंगे, वूफान गायब हो गया। ब्लैक रोब वाला आदमी बेहोश मिला। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। जैसा सोचा था, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दो, जमीन खोदनी पड़े तो खोदो, लेकिन वूफान जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुझे यकीन नहीं था कि कोई घटिया मैं कैरेक्टर और मुंह परिवार की ताकत से ज्यादा बड़ी हो सकती है। रात गहराती गई। पूरा जियांगचेन शहर अंदर ही अंदर उबल रहा था। एक गंदी अंधेरी गली में अचानक एक कूड़ेदान का ढक्कन जोर से हिला। अंदर से वूफान बाहर निकला। उसका पूरा शरीर बदबू से भरा था। सीने पर हाथ रखे वो बुरी तरह हौंफ रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मुंह परिवार, मुंगे, अगर तुमसे बदला ना लिया तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं। उसके सीने पर खंजर का घाव अभी भी जल रहा था। अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो अब तक वो मर चुका होता। तभी सामने से भुने हुए मांस की खुशबू आई। कुछ गुंडे सड़क पर चलते हुए बचा हुआ बीबीक्यू फेंक रहे थे। छी, कितना घटिया स्वाद है। कुत्तों को डाल दो। वूफान की आंखें उस खाने पर टिक गईं। कुछ सेकंड बाद वो अपनी सारी इज्जत भूलकर सीधे जमीन पर टूट पड़ा। धूल में गिरे मांस के टुकड़े उठाकर पागलों की तरह खाने लगा। अबे हरामी, कुत्तों के लिए फेंका था, तू कैसे उठा रहा है? एक गुंडे ने गाली देते हुए उसे लात मार दी। लेकिन इस बार वूफान की आंखों में खून उतर आया। मुंगे से नहीं जीत सकता, लेकिन तुम जैसे कचरे मुझे मारोगे। अगले ही पल वो बिजली की तरह हिला। एक साइड स्टेप, एक कोहनी, कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। वो गुंडा वहीं गिर पड़ा। बाकी लोग डंडे लेकर टूट पड़े, लेकिन वूफान पीछे नहीं हटा। उसकी चालें किसी ट्रेंड किलर जैसी थीं। पकड़, स्लाइड, गला दबाना, किक। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीखों से भर गया। सभी गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। वूफान ने उनकी जेबों से पैसे निकाले, सारा खाना उठाया और खाते खाते अंधेरे में गायब हो गया। मुंगे, ये हिसाब धीरे धीरे बराबर होगा। उधर एक बर्फ जैसे ठंडे अंडरग्राउंड कमरे में
लोहे का दरवाजा जोर से खुला। सफेद कोट पहनी एक महिला अंदर आई। उसकी आंखें हाथ में पकड़ी इंजेक्शन से भी ज्यादा ठंडी थीं। बिस्तर पर लेटा जी बोर्डर घबराकर उठ बैठा। मैं बस सावधान नहीं था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी तरह मुंह परिवार की हवेली से भाग निकला, लेकिन जी परिवार ने भी उसे पकड़वाने की कोशिश की। अगर संगठन ने बीच में मदद न की होती तो वो कब का मर चुका होता। महिला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, चीन छोड़ दो। दूसरा, मैं तुम्हारा चेहरा बदल दूंगी। नई पहचान के साथ फिर से मूगे के करीब जाओ। जी बोर्डर ने बिना सोचे जवाब दिया। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। उसकी आंखों में पागलपन था। मैं शाओ यूयुए को साबित करके दिखाऊंगा और उसे हासिल करके रहूंगा। इस चेहरे की जरूरत नहीं। महिला हल्का मुस्कुराई। अच्छा है। अगले ही सेकंड उसने मोटी सुई सीधे उसके शरीर में घोंप दी। रुको, एनेस्थीसिया नहीं दोगी क्या? जी बोर्डर चीखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें उलट गईं। वो बेहोश हो चुका था। महिला ने ठंडी हंसी हंसी। एनेस्थीसिया, तुम उसके लायक नहीं हो। अगर तुम्हारी थोड़ी भी कीमत ना होती तो अब तक तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाते। उधर रुयान विला में मैं आराम से नौकरानी की गोद में सिर रखे बैठा था। उंगलियों में एक बैंगनी अंगूर दबा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे काटा, रस पूरे मुंह में फैल गया। तभी आदा सामने आकर झुक गया। चेहरा तनाव से भरा था। मूगे, हम अब तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। आंखें चाकू जैसी तेज हो गईं। क्या 2 दिन हो गए? 2 जिंदा इंसान ऐसे गायब हो गए। आदा ने गहरी सांस ली। जी बोर्डर के पीछे जो संगठन है, उन्होंने दखल दिया है। हमें कुछ सुराग मिले हैं। संभव है कि उसका चेहरा बदल दिया गया हो। अचानक आदा की आवाज सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। उस जी बोर्डर के पीछे कोई बड़ा संगठन खड़ा है। हमें कुछ सबूत मिले हैं कि शायद उसने अपना चेहरा बदलवा लिया है। प्लास्टिक सर्जरी। मैंने भौहें उठाई और हल्का हंसा। वाह, अब कहानी पूरी स्पाई थ्रिलर बन चुकी है। मैंने हाथ हिलाकर आदेश दिया, पूरे चेंज जोन कंस्लम एरिया को सील कर दो। आदमी बढ़ाओ और वो फैन, उसे हर हाल में खत्म चाहिए। आदा तुरंत सिर झुकाकर चला गया। मैं फिर से आराम से लेट गया, लेकिन जैसे ही सिर पीछे टिकाया मुझे कुछ अजीब लगा। सिर के पीछे का एहसास पहले से कहीं ज्यादा नर्म और ठंडा था। मैंने तुरंत आंखें खोली और सामने लियू रूयन की ठंडी मगर मोहक आंखें दिखीं। क्या कहना चाहती हो? मैंने सतर्क नजरों से पूछा। लियू रूयन हल्के हाथों से मेरी कनपटी दबाने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जैसे शहद टपक रहा हो। म्यूगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक पत्नी होने के नाते आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। उसका शरीर थोड़ा झुक गया था। नर्म एहसास साफ महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी कमर के पीछे की डोरी पकड़ ली। लेकिन अगले ही पल लियू रूयन का शरीर अचानक कांप गया और वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। मेरा हाथ हवा में रह गया। मेरी आंखों में तुरंत नाराजगी चमक उठी। सॉरी, ये बस इंस्टिंक्ट था। वो घबराकर सिर झुका गई। उसकी आवाज कांप रही थी। 20 साल से उसने किसी मर्द को खुद को छूने तक नहीं दिया था। अब अचानक इतनी नजदीकी, उसका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट कर गया। लेकिन मेरी नजरों में ये साफ इनकार था। कमरे का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तभी एक नौकरानी तेजी से अंदर आई। ये जी फैमिली की तीसरी बेटी जी शाओशाओ आई हैं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने लियू रूयन की तरफ देखा, जो अभी भी घबराई खड़ी थी। जब खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ तब वापस आना। अब मैं वो पुराना डेस्परेट सिंप नहीं था। इस रूयन मैनर में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। हर कोई मेरी एक आवाज पर झुकने को तैयार था। फिर क्यों मैं सिर्फ एक औरत के पीछे भागूं? गरीब लोग प्यार के पीछे भागते हैं। अमीर लोग सिर्फ एंजॉयमेंट देखते हैं। लियू रूयन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में धंस गईं। उसे समझ आ गया, उसने फिर सब बिगाड़ दिया। तभी बाहर से तेज और चुलबुली आवाज आई। म्यू गैजे टिल्डा, आपका लिटिल क्यूटी आ गया। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। जी शाओशाओ भागती हुई अंदर आई। उसने शैंपेन कलर की टाइट ड्रेस पहनी थी, जो उसकी बॉडी कर्व्स को और भी उभार रही थी। हर कदम पर उसका शरीर जोर से हिल रहा था। मैंने भी अनजाने में गहरी सांस ली। लियू रूयन मन ही मन गुस्से से बोली, ये औरत जानबूझकर कर रही है। जी शाओशाओ सीधे मेरे पास आकर चिपक गई। म्यू गैश टिल्डा, शाओशाओ ने आपको बहुत मिस किया। उसकी टी गर्ल वाली आवाज सुनकर कोई भी आदमी पिघल जाता। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुमने मिस किया या तुम्हारी छोटी बहन ने?
दोनों ने टिल्डा। जी शाओशाओ ने शर्माते हुए आंख मारी। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही सपना था, म्यू गे को हासिल करना, लियू रुयन को हटाना और खुद मिसेस म्यू बन जाना। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। त्वचा इतनी मुलायम थी जैसे रेशम। जी शाओशाओ तुरंत मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा गई। गैश केफोल टिल्डा शाओशाओ आपको संभाल लेगी। उसका पूरा शरीर मेरे हाथों से चिपक गया। मैं मन ही मन हंसा। ये सॉफ्टनेस तो क्लब की नंबर 66 गर्ल्स से भी कई लेवल ऊपर है। मैं और वह कंधे से कंधा मिलाकर हंसते हुए वहां से चले गए। पूरे समय मैंने एक बार भी लियू रुयान की तरफ नहीं देखा। लियू रुयान दोनों की जाती हुई पीठ को घूरती रही। उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था मानो किसी ने चाकू भोंक दिया हो। अगर पहले की बात होती तो उसकी एक बात पर ही जी श्याओ को वहां से निकलना पड़ता। लेकिन अब वह बस बेबस होकर मुझे किसी दूसरी औरत के साथ जाते हुए देख सकती थी। और इस सब की जड़ सिर्फ एक इंसान था, जी बॉर्डर। अगर वह निकम्मा जासूस न बना होता तो आज उसकी हालत इतनी खराब क्यों होती। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौन था। अभी थोड़ी देर पहले आदा ने कहा था कि जी बॉर्डर ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। अगर वह सर्जरी के बाद वाले जी बॉर्डर को ढूंढकर मुगे के हवाले कर दे तो यही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। ये सोचते ही लियू रुयान की बुझी हुई आंखों में फिर उम्मीद चमक उठी। इस बार वह हार नहीं सकती थी। उसी समय तीसरी मंजिल का बेडरूम। धड़ाम, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। मैंने पलटकर जी श्याओ को दीवार से दबा दिया। मेरी दोनों बाहें उसकी पतली कमर को कसकर जकड़े हुए थीं। जी श्याओ का शरीर एक पल को सख्त हो गया। तभी उसकी पतली उंगली धीरे से मेरे होठों पर अटक गई। मुगेगे, हम ऐसा करेंगे तो रुयान दीदी नाराज नहीं होंगी ना। मेरी हरकत एक पल को रुक गई। मैं लगभग हंस पड़ा। अभी भी ग्रीन टी वाली एक्टिंग कर रही हो। अगर डर लग रहा है तो दरवाजा वहां है, आराम से निकल जाओ। मैंने उसे छोड़ दिया और मुड़कर जाने लगा। मुझे इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहती हो, अगले जन्म में कोशिश करना। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, जी श्याओ घबरा गई। वह तुरंत मेरा बाजू पकड़कर रुक गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह मासूमियत से बोली, गेगे, गलती हो गई मुझसे। इस बार माफ कर दो ना। उसकी मीठी और नर्म आवाज किसी जानलेवा जहर जैसी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। गलती? कौन सी गलती? मैंने उसका हाथ झटक दिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जी श्याओ के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम गई। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है। उसने गहरी सांस ली। तो फिर छोटी बहन को भी चालें चलनी पड़ेंगी। अगले ही पल वह सांप की तरह मेरे शरीर से लिपट गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी बाह पर घूमने लगीं। उसकी आंखें मोहक थीं। अच्छे वाले गेगे, छोटी बहन से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अब आप ही मुझे अच्छी तरह सजा दीजिए। ये कहते हुए वह धीरे से नर्म बिस्तर पर गिर गई। मेरे होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। अगर अब भी खुद को रोकूं तो सच में मर्द कहलाने लायक नहीं रहूंगा। उधर दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर अभी अभी वहां पहुंची लियू रुयान अचानक रुक गई। ऊपर से आती आवाजें उसके कानों में गिरीं, मानो आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। वह जी श्याओ की आवाज थी। धम्मा। लियू रुयान के पैर जवाब दे गए और वह ठंडी फर्श पर गिर पड़ी। आखिर वही हो गया जिसका उसे डर था। ऊपर से आती हर आवाज जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी, उसकी बेबसी पर हंस रही थी। करीब 1 घंटे बाद लियू रुयान रेलिंग का सहारा लेकर मुश्किल से उठी। पता नहीं किस ताकत ने उसे मजबूर किया, लेकिन वह धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। मास्टर बेडरूम के सामने पहुंचकर उसने कांपते हाथों से दरवाजा। उसी समय जियांग चेन के पुराने बस्ती इलाके की एक जर्जर स्टोर रूम में वू फान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुगे के लोग इतनी जल्दी उसके पीछे पहुंच जाएंगे। अगर उसकी फाइटिंग स्किल्स जबरदस्त न होती तो अभी थोड़ी देर पहले की घेराबंदी में ही उसका गेम खत्म हो चुका होता। लेकिन अब उसका ठिकाना उजागर हो चुका था। उसे तुरंत जियांग चेन छोड़ना होगा, तभी दोबारा वापसी का मौका मिलेगा। ढूंढो, ऊपर नीचे कोई कोना मत छोड़ना। सारे रास्ते बंद कर दो, वो भागना नहीं चाहिए। बाहर भारी कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। सुनने से ही लग रहा था कि कम से कम 20 लोग तो होंगे। वू फान ने सांस रोक ली। जब आवाजें थोड़ी दूर चली गईं, तभी वह अचानक खिड़की से बाहर कूद गया। गली के मोड़ पर सच में 4 आदमी पहरा दे रहे थे। वू फान ठंडी हंसी हंसा। बस 4। अगले ही पल एक पंच, तीसरे आदमी को उड़ती किक और आखिर में कुंशान स्टाइल का जोरदार बॉडी स्लैम। पूरी फाइट इतनी स्मूथ थी कि पलक झपकते ही चारों जमीन पर पड़े थे। कचरा।
वू फान ने तिरस्कार से कहा। लेकिन वह अभी अपना हीरो वाला पोज मार ही रहा था कि दोनों तरफ की गलियों से फिर लोगों की भीड़ निकल आए। चतिया, वू फान गाली देकर तुरंत भागा। वो लड़ नहीं सकता था, ऐसा नहीं था, लेकिन रुककर लड़ने का मतलब था मौत। मुंह परिवार के लोग जितना मारो उतने बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे उसके सारे रास्ते बंद होने लगे। आखिर मजबूर होकर वह पास की बिल्डिंग में घुसा और सीधे 7वीं मंजिल की छत पर जा पहुंचा। रास्ता नहीं है तो उड़कर निकलते हैं। वह पागलों की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने लगा। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह इस इलाके से बाहर निकलना। लेकिन जैसे ही वह सड़क तक पहुंचा, नीचे पहले से 20 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो फान की आंख तक नहीं झपकी। अफ्रीका में 40 लोगों से घिरकर भी नहीं डरा। ये क्या चीज है? वह तीसरी मंजिल से सीधा नीचे कूद गया। हवा में उसने शानदार फ्लाइंग किक मारी। लैंड होते ही एक स्वीप अटैक। पूरा मूव इतना स्टाइलिश था कि किसी एक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। वह उठकर भागने ही वाला था कि तभी व्रूम, एक मोटरसाइकिल तेजी से उसकी तरफ आई। वो फान की आंखें चमक उठी। मौका, वह दौड़ कर गया। एक ही किक में बाइक वाले को उड़ाया। बाइक संभाली, स्टॉप किया और पूरा एक्सीलेटर घुमा दिया। कुछ ही सेकंड में वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। पीछे से बाइक वाले की गाली सुनाई दी। साले मेरी बाइक! वो फान जोर से हंसा। हा, मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। उसे लगा अब वह बच गया है, लेकिन खुशी मुश्किल से 3 सेकंड चली। आगे कई गाड़ियां सड़क रोककर खड़ी थीं। वो फान की आंखें फट गईं। उसे लगा जैसे खून की उल्टी निकल जाएगी। मुंह परिवार इतने जल्दी पहुंच गया। उसने तुरंत 45 डिग्री स्लाइड मारकर बाइक मोड़ी और दूसरा रास्ता लिया। लेकिन अगले मोड़ पर भी पूरा रास्ता बैरिकेड से बंद था। तेरी माँ! वो फान लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी मजबूत थी। उसने हैंडल घुमाया और सीधे अंधेरे पार्क में बाइक घुसा दी। बिना स्ट्रीट लाइट के नतीजा क्या होना था? धड़ाम! बाइक और आदमी दोनों हवा में उछले। बाइक घास पर जा गिरी और वूफान मुंह के बल जमीन पर घिसटता चला गया। आखिर जाकर वह एक लड़के और लड़की के सामने आकर रुका। मिस मू, सावधान! वह युवक तुरंत लड़की के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। दूर से टॉर्च लिए पीछा करते लोग नजदीक आ रहे थे, लेकिन लड़की मू लिंग के चेहरे पर दया आ गई। शाओ गेगे, ये किसी दुश्मन से भाग रहा है। मुझे नहीं लगता ये बुरा इंसान है। इसे बचा लो। युवक ने भौहें सिकोड़ ली। इसकी पहचान तक नहीं पता और तुम इससे बचाना चाहती हो। लेकिन मू लिंग ने उसकी बात काट दी। युवक शाओ जियान ने ज्यादा बहस नहीं की। आखिर वह खुद शूरा कहलाने वाला आदमी था। उसे किसी बेहोश इंसान से क्या डर। उसने वूफान को कंधे पर उठाया और सीधे कार के ट्रंक में फेंक दिया। जैसे ही उसने ट्रंक बंद किया, पीछा करने वाले लोग वहां पहुंच गए। उनमें से एक आदमी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि चटाक, उसे उसके साथी ने जोरदार थप्पड़ मारा। अंधा है क्या? वो मू परिवार के मालिक की चचेरी बहन है।